मेरे दोस्त 14 जुलाई 1789 का समय था जब पेरिस नगर में आतंक का माहौल फैल चुका था। अफवाह ये फैल गई थी कि फ्रांस के राजा ने अपने सेना को ये आदेश दे दिया है कि जाओ और शहरों में घुस के लोगों को मारना स्टार्ट कर दो। मेरे दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लास 9 दोस्त एसएसटी की ये फर्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है हिस्ट्री की, चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, प्लस जरूरी नहीं है कि जो क्लास 9th में है बस वही इस वीडियो को देखे। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के या दोस्तों आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए दोस्त इस वीडियो को सबसे पहले बात करेंगे दोस्त कि 14 जुलाई का टाइम था जब 1789 हो रहा था। सुबह का टाइम था दोस्त, पेरिस के नगर में एक आतंक का माहौल फैल चुका था। हुआ क्या था, पेरिस क्या है, ये आतंक का माहौल क्या है। क्लास 9th के बच्चे हैं, इतना मैच्योर नहीं होते, एसएसटी पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उनको इतना ये नहीं पता होता कि एसएसटी को पढ़ने के लिए पहले हमें जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैं आज क्लास 9th का एक बच्चा बनकर आपको समझाऊंगा, एक टीचर नहीं। अगर बच्चा बन के समझाऊंगा तो मुझे ये पता होगा कि आपको किस तरीके से समझ में आता है। चलिए एक एक बार मैं आपको पहले टर्म बता दूं दोस्त। यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस के अंदर राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र के अंदर राजा का शासन होता है। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं, जिसको हिंदी में राजतंत्र कहा जाता है। दोस्त जहाँ पे भी राजतंत्र होगा वहाँ पे राजा का शासन होगा। दैट मीन्स अगर राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा। वहाँ पे वोटिंग का सिस्टम नहीं होता, जैसा कि इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम होता है। वोट डालते हैं, हम अपने नेताओं को चुनाव करते हैं, फिर जो नेता चुनकर आता है वो देश को चलाता है। लेकिन फ्रांस में कुछ उल्टा ही, इसके अपोजिट था। हुआ क्या भाई, फ्रांस के अंदर राजतंत्र था और राजा क्या कर रहा है, लोगों पे तानाशाही कर रहा है। देखो हम बचपन में हमारी दादी या मम्मी कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा था, लोगों पे अत्याचार करता था, या एक राजा था जो काफ़ी अच्छा था। तो फ्रांस की क्रांति उन राजाओं में से है जो काफ़ी बुरे रहे, जिनका नाम था लुई 16वां। तो आज की ये कहानी फ्रांसीसी क्रांति पे होने वाली है। तो ये जो वर्ड दोस्त मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वर्ड क्या है, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। फ्रेंच यानी ये कंट्री का नाम है, रेवोल्यूशन यानी क्रांति, और क्रांति का मतलब होता है चेंज यानी कि बदलाव। जब लोग आपस में मिलकर इकट्ठे होकर आंदोलन करें, क्रांति करे, तो समझ जाओ कि वो कोई बदलाव करना चाहते हैं या कोई चीज़ सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है, लागू हो गया है, उसको रोकना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन। तो अब आपको समझ में आ गया बेसिक टर्म। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब ये मूवी स्टार्ट होगी तो इस मूवी को बिल्कुल ही इमेजिनेशन के साथ आपको देखना है। अब आप क्या करो, डोरेमोन के टाइम मशीन में बैठ जाओ और हम चलते हैं अब 1789 के टाइम पीरियड में फ्रांस। तब आपको स्टोरी समझ में आएगी। बैठ गए, सवार हो गए, चलो चलते हैं फटाफट। दोस्त 14 जुलाई का टाइम था 1789 के अंदर। कौन सा जुलाई, 14 जुलाई। और सुबह का टाइम था। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। जैसे इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली, वैसे ही यानी कि न्यू दिल्ली है ना इंडिया की राजधानी, वैसे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस नगर के अंदर आतंक का माहौल था, आतंक फैल चुका था लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस का राजा है उसने अपनी आर्मी, अपनी सेना को ये आदेश दे दिया था कि जाओ और शहर में घुस जाओ, जाओ फ्रांस में है, कहाँ, तमाम शहरों जैसे पेरिस वगैरह में जाओ, घुस जाओ और लोगों को मारो। लोगों ने बोला ये क्या है भाई, राजा ने आदेश दे दिया है। लोग डर गए। इससे क्या हुआ, अब भाई राजा ने जब लोगों को आदेश दिया, अपने सेनाओं को आदेश दे दिया, तो आम लोग हैं इकट्ठे हो गए। लगभग 7000 मेल और फीमेल हैं, पुरुष और महिलाओं के द्वारा इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बोला कि आलिंदो राजाओं की सेनाओं को हम देख लेंगे। और लोगों ने मिलकर अपनी एक सेना बना ली कि जैसे ही वो आएंगे तो हम कर लेंगे स्टार्ट। लेकिन उनके पास हथियार नहीं था। जो लोग थे जिन्होंने अपनी सेना बनाई, तो उन्होंने हथियार कहाँ से लाते हैं भाई, मार काट कैसे करेंगे, हाथी से मार देंगे, हैं, हथियार चाहिए। इसलिए भाई जितने भी लोग थे, मैंने अभी जो बताया 7000 लोग, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी है, आपस में मिले और जो सरकारी जेल है जिसका नाम है बास्तिल का जेल, वहाँ पे घुस गए। वहाँ पे घुसने के बाद उस जेल के कमांडर तक को मार डाला लोगों ने। और वहाँ पे जो जेल में बंद थे, लगभग 7 कैदी बंद थे, उन 7 कैदियों को भी छुड़ा लिया। और वहाँ पे जो भी बंदूक गोले बारूद थे सरकार के, उसको लोगों ने हड़प लिया, आम लोगों ने। अब आओ सेना है, अब आओ सरकार की सेना, हम देख लेंगे, अब तो हमारे पास हथियार है। दोस्त इस तरीके से क्रांति की आगाज होती है बास्तिल की जेल को तोड़कर। ठीक है दोस्त, कब,
लगभग ये 7,000 लोगों ने मिलकर आपस में मिले और क्रांति की आगाज कर दी जब इन जन सेनाओं ने बास्तिल की जेल पर अटैक किया और उस जेल के अंदर दोस्त तोड़फोड़ कर आप देखोगे एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट पेज पे यही पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें बास्टिल की दोस्तों फोर्ट की यानी कि जो किला है उसका पूरा जेल को पूरा तोड़ डाला और कैदियों को भी छुड़ा दिया है। और यहाँ पे जो भी वेपन्स थे, जो भी हथियार वगैरह था, लोगों ने उसको लूट लिया ताकि अब अगर सरकार यानी कि राजा की सेना आती है तो हम उनसे भिड़ सकते हैं, हमारे पास हथियार तो है कम से कम। ये हुआ और हथियार तो उनके पास आ गया, लेकिन दोस्त जो इस बास्टिल के जेल में जो कमांडर था वो भी मारा गया, यानी लोगों ने उसको मार डाला, बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया आम लोगों ने, क्योंकि उनमें दहशत फैल गया था। उनको डर था कि ये आपस में सेनाओं के द्वारा यानी कि सेना मिलकर आम लोगों को ना मार दे। आम लोग मतलब जनता, पब्लिक, आम जैसे हम जैसे लोग हैं वैसे। तो सेना से उनको डर हो गया था इसी वजह से। और दिक्कत ये भी थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी दोस्त, आपने बंद खाया होगा, बंद पाव रोटी। वहाँ पे फ्रांस के अंदर लोग बहुत खाया करते हैं, बहुत, उनका पसंदीदा अगर खाना कहे तो वो है वो। तो पाव रोटी खाने के लिए वो तरस रहे थे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। पाव रोटी का दोस्त दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को एक रेडी भर भर कर लेके जाना पड़ता था, ट्रक भर के पैसा लेके जाना पड़ता था, तब दोस्त इतना सा पाव रोटी मिल पाता था उनको। क्यों? क्योंकि पैसा का वैल्यू जो है वो घटता जा रहा था, बहुत घटते जाती है पैसे की वैल्यू, और पाव रोटी खाने के लिए लोग तरस रहे थे। पहला रीज़न दोस्तों ये था जिससे लोग गुस्से में आ गए। दूसरी बात दोस्तों ये कि इन्हीं वजह से क्रांतियां हुई। और ये क्रांति किया लोगों ने क्यों? क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था। अब मान लो दोस्त, आपकी कमाई 10 रुपये है और 10 रुपये कमाई में आपको बोला जाए कि आप 7 रुपये टैक्स दोगे सरकार को, तो आपकी हालात क्या होगी? क्या 3 रुपये में आप अपना घर परिवार चला लोगे? सोचो जरा एक बार। तो ये जाहिर सी बात है, क्रांति होनी तो 100% लोग क्रांति कर दिए। और इस क्रांति का नतीजा ये होगा कि फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां, उसको फांसी दे दिया गया। लेकिन लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सच में ऐसा इतना बड़ा क्रांति हो जाएगा और फ्रांस के राजा तक को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्यों फांसी दे दी गई है? ऐसे कौन कौन से रीजंस थे? फ्रांस के अंदर ये क्रांति क्यों हुई? आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये चैप्टर समझना है या फ्रांसीसी क्रांति का टॉपिक समझना है। चलिए दोस्तों, तो टॉपिक की शुरुआत हम पहले करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हम चलते हैं थोड़ा सा और पहले के टाइम में कि फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, उसका सामाजिक ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, स्ट्रक्चर बनावट कैसी है समाज की, हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। जब हम 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो समझ जाना दोस्त, हम 1700 की बात कर रहे हैं। जब हम 17th सेंचुरी की बात करेंगे तो हम 1600 की बात करेंगे। जब हम 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो हम 1500 की बात करेंगे। तो सेंचुरी अगर एक ज़्यादा है तो सन उससे एक पहले होता है। मैंने कहा अभी आपको 18th सेंचुरी, तो सन कौन सा आएगा? 1700। अगर यहाँ लिखा होता 17th सेंचुरी तो सन आता 1600। ये बेसिक बात है, क्लास 9th के पर्पज से समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप एडवांस लेवल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो क्या जा रहा है। चलिए, हाँ 1700 ये हो गया। लेकिन यहाँ लिखा लेट 18th सेंचुरी, यानी कि अब जो लेट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया उत्तरार्ध में, तो आपको समझना है कि 1780, 90 या 1800 के आसपास का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर फ्रांस के अंदर कुछ चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या थे? चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि फ्रांस एक ऐसा देश था जहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र के अंदर राजा का शासन होता है। मोनार्की में अंदर क्या होता है? किंग का शासन होता है, किंग रूल करता है, और जो किंग कहेगा वही होगा, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अब वो तानाशाही डिक्टेटरशिप भी कर सकता है, अपनी मनमर्जी के कानून बना सकता है, लोगों पे दोस्त बिना मर्जी के मतलब कि बिना फिजूल के टैक्स लगा सकता है। तो इससे लोग नाराज भी हो सकते हैं, है ना। तो वो क्रांति तो होनी जाहिर सी बात है। यही सेम फ्रांस के अंदर हुआ। लोगों ने राजतंत्र खत्म करना चाहा कि नहीं, राजा ना बने, लोग वोट डाले और चुनकर आए नेता, तो जिसको लोग पसंद करते उसी को वोट डालेंगे। तो फ्रांस के अंदर ये सिस्टम लाने के लिए लोगों ने क्रांति किया, लेकिन ये सिस्टम फ्रांस में नहीं था। सिस्टम कौन सा था? चलिए इसकी बात करते हैं। कब बात कर रहे हैं हम? 18th सेंचुरी की, है ना, यानी कि 1780 के आसपास की ये हम बात करेंगे। चलिए, तो कहानी की शुरुआत दोस्तों होती है बूर्बो डायनेस्टी से। अभी जैसे कि मेरा नाम है मनीष वर्मा, वर्मा दोस्त मेरा सरनेम है, यानी कि मेरा जो वंश है वो वर्मा वंश है।
है ना, मेरे पापा का नाम वर्मा होगा, सरनेम, मम्मी का नाम वर्मा, भाई का, मेरे दादा, सबका नाम वर्मा वर्मा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनेस्टी, वंश। अब आपका सरनेम क्या है ये आप देखो। इसलिए फ्रांस के अंदर जो राजा बनता है वो होता है बुर्बो डायनेस्टी से। कौन सा डायनेस्टी से? बुर्बो डायनेस्टी से। जैसे कि मैं हूँ बर्मा डायनेस्टी से, बर्मा, तो ये है दोस्तों बुर्बो डायनेस्टी से। तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि लुई 16वां किस डायनेस्टी से था, किस वंश से था? तो आपको बताना है बुर्बो वंश से था, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। तो दोस्त बुर्बो डायनेस्टी का ये बनता है लुई 16वां। ये राजा बनता है जब इसकी एज थी 20 साल की। दोस्त ये 20 साल की एज में फ्रांस का राजा बन जाता है। देख लो यही है दोस्त, वाइट वाइट से इसके बाल, छक्के सी शकल, यही था वो। अब इस तरीके से दोस्त ये बन गया फ्रांस का राजा। फ्रांस का राजा तो ये बन गया। अब फ्रांस के राजा बनने के बाद इसकी शादी कर दी गई। इसको रहा नहीं गया, अब शादी करना है भाई, है बेड हिलाना है। और दोस्त शादी करने के बाद इसकी जो वाइफ थी वो ये थी। क्या खूबसूरत लग रही है इसकी वाइफ, मस्त लग रही है यार। यस, इसकी वाइफ का नाम क्या था? इसकी वाइफ का नाम था दोस्त एंटोएनोथ। नाम देख लो भाई, ANTOINETT, एंटोएनेट इसकी वाइफ का नाम था। देख लीजिए पोज देखिए, बाल लग रहा है, उस टाइम भी सेल्फी का क्रेज था, ये देख लीजिए। और ये है लुई 16वां। तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां, यानी कि लुई 16, और इसकी वाइफ एंटोएनेट। ये अपनी वाइफ से इतना प्रेम करता था कि वो प्रेम अंध प्रेम में चेंज हो गया था, अंधा प्यार करता था। उसको इसके सिवाय कुछ दिखता नहीं था, बड़ा ठरकी था ये तो। क्यों दोस्त? ये इस बड़े से महल में रहा करता था, लेकिन जब ये राजा बना तो सरकार के पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जब ये राजा बना तो राज खजाना पूरा खाली था, राज खजाना पूरा खाली था, इसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने दोस्त लंबे टाइम तक ब्रिटेन से, यानी कि तमाम यूरोपियन पावर से युद्ध लड़ा था। तो इसी युद्ध के अंदर सारे खजाने, फ्रांस के पास पैसे की कमी आ गई थी। पहली बात, जो युद्ध लड़े उसमें दोस्त फ्रांस के काफ़ी सारे पैसे लुट गए, और उसी वजह से फ्रांस में पैसे की कमी आ गई थी। इसलिए लुई 16वां के पास पैसे अब नहीं रहे थे, ठीक है, पैसे नहीं रहे थे। दूसरी बात दोस्त, फ्रांस के अंदर जहां लुई 16वां रहता था अपनी वाइफ के साथ, वो इतना बड़ा महल था जिसको बोला जाता प्लेस ऑफ क्या कहते हैं, वर्साइल्स। इस बड़े से महल में दोस्त वो रहा करता था, वर्साय के अंदर, इतने बड़े से महल में। और इतने बड़े महल में वो खुद यानी लुई 16वां, लुई 16 और इसकी वाइफ रहा करती थी। और इतने बड़े महल के अंदर दोस्त इसको रख रखाव करने के लिए जो खर्चा था वो काफ़ी फिजूल खर्ची होती थी, बहुत ज़्यादा। खाने पीने में, रहन सहन में बहुत पैसा उड़ाता था लुई 16वां। प्लस अपनी वाइफ के सारे ख्वाहिश पूरा किया करता था, है। शुरुआत का टाइम था, नई नई शादी हुई थी, तो नई नई शादी में तो सोना मोना बाबू सब चलता है, आपको पता है यार। और इस तरीके से इस महल में वो रहा करता था। पहले ही दोस्त कई सारे युद्धों में फ्रांस के सारे पैसे खर्चे हो चुके हैं, पहली बात। और प्लस वो रहने के लिए अपने महलों में अपनी वाइफ के लिए और पैसे खर्च कर रहे हैं, देख लो, है। पहले पैसे नहीं है और ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे क्या है, जब जिस टाइम फ्रांस के अंदर ये बुर्बो राजवंश यानी कि लुई 16वां आया ही था, यानी लुई 16वां के टाइम पीरियड के अंदर ही, टाइम 1776 का टाइम पीरियड था, जब अमेरिका के अंदर क्रांति हो गई थी। टाइम था दोस्तों 4 जुलाई का। कब का टाइम था? 4 जुलाई का। दोस्त इस 4 जुलाई को 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई थी, क्योंकि अमेरिका भी किसका गुलाम था, है दोस्त? अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, इंग्लैंड का, जिसका गुलाम हम इंडियंस भी रहे। तो अमेरिका भी आज़ादी करने के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और अमेरिका का सपोर्ट किया किसने? फ्रांस ने। देख लो भाई, युद्ध में पहले से ही उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, फिजूल खर्ची कर रहा है अपने रहने सहने के लिए। प्लस अब अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, अमेरिका जब अपनी फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ाद होने के लिए क्रांति कर रहा है, तो फ्रांस और जा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए। जेब में खुद पैसा नहीं है, फिर भी हेल्प करने के लिए जा रहा है। इसी वजह से फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। जैसे इंडियन पैसे को हम रुपए कहते हैं ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, वैसे ही फ्रांस में उसको 1 लिब्रे, 2 लिब्रे, 3 लिब्रे, 4 लिब्रे कहा जाता है। तो फ्रांस की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? लिब्रे। क्या नाम है? लिवर कहते हैं दोस्त इंग्लिश में, ऐसे आप इसको लिब्रे कह सकते हो, ठीक है, लिब्रे। और इंग्लिश में आप इसको इस तरह लिख सकते हो, लिब्रे। तो क्या हुआ दोस्त, फ्रांस के ऊपर 10 अरब यानी कि 10 अरब लिवरेज का दोस्त क्या हो गया? कर्ज हो गया। जबकि पहले से ही 2 लिवरेज का क्या हो रहा था? 2 अरब लिवरे का दोस्त कर्ज चला हुआ आ रहा था। अब 12 अरब लिवरेज का कर्ज हो गया।
देख लो। अब क्या हुआ, जिससे इस लुई सोल्वा ने कर्ज लिए हुए थे पैसे, जिससे पैसे लिए थे उसने, अब उसने ये कहा भाई सुन, तूने मेरे से पैसे तो ले लिए 12 अरब लिवरे, अब तेरे को इन पैसों का 10% टैक्स है, यानी कि ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। वो पगला गया, भाई कहाँ से देंगे, इतना पैसे कहाँ से लाएंगे हैं, जो दोस्त जो मूड है रखा हुआ वो तो रखा ही हुआ है, अब सूद और देना पड़ेगा है, फिजूल खर्ची कर रहा है वो, प्लस इतने सारे कर्जे में और डूब गया फ्रांस। अब फ्रांस इतने कर्जे में डूब गया तो वो इन कर्जों से निकलेगा कैसे। देखो दोस्त, किसी भी गवर्नमेंट के पास, चाहे दुनिया में कोई सी भी सरकार हो, उनके पास पैसे आने का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो है जनता पे लगाया गया टैक्स, और जनता से दोस्त वो जो टैक्स लेते हैं उसी से पूरी देश चलती है। तो फ्रांस ने सोचा भाई अब 12 जो अरब लिवरे का हम पे कर्ज है वो भी चुकाना है, प्लस इनको 10% का इंटरेस्ट भी देना है इस पूरे पैसे का। अब इनकी हालत ख़राब, लुई सोल्वा की है तो पगला गया, प्लस कर्जा तो है ही है, साथ ही दोस्त बजट भी अब उसको बढ़ाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई सेनाओं को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, देश की आर्मी भी है, इतने बड़े बड़े महल हैं, IAS IPS होते हैं भाई हर देश के अंदर, इतने जो सरकारी नौकरी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको सैलरी भी देनी है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। लुई सोल्वा ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। इसने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब इसने ही लोगों के अंदर, यानी कि कह सकते हो कि आग में घी डाल दिया इसने, लोग और भड़क गए। तो दो टैक्स को इसने इंक्रीज कर दिया। ये देखिए, अब टैक्स को इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि जो थर्ड स्टेट के जो स्टेट, ध्यान रखना, अब इसका मतलब बताता हूँ मैं, जो सबसे निचले पायदान के लोग, जिसके अंदर कुछ अमीर और कुछ गरीब लोग भी आते हैं, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर भार पड़ा, प्रेशर हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टैक्स वही दिया करते थे। अभी आपको बताता हूँ मैं पहले कि ये स्टेट का मतलब क्या है। अभी पहले आप इसको स्ट्रक्चर को समझो। पूरा दोस्त जो फ्रांस है, सोसाइटी जो उसकी समाज है, उसके अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं, जिसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। डैट मीन्स जो फ्रांस का सोसाइटी है, फ्रांस का जो समाज है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है फर्स्ट स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट है उसके अंदर कौन आते हैं, अपने चर्च के गए हो कभी, चर्च में फादर नहीं होते, फादर क्रॉस का साइन लेके खड़े होते हैं, उन्हीं को फादर, उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया, जिसको फर्स्ट स्टेट का नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम स्टेट, जिसमें कौन से लोग आते हैं, जो चर्च के फादर वगैरह हो गए हैं, वो लोग आते हैं इसके अंदर। जो सेकंड स्टेट है उसके अंदर आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब है जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि के मालिक हैं, वो लैंड के मालिक हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास है ना, ज़मीनों के मालिक हैं, अंधा पैसा है उनके पास, वो होता है दोस्त नोबिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी कि प्रथम स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। जो तीसरे स्टेट है यानी जो थर्ड स्टेट है, इसके अंदर आर्टिसियंस आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, यानी व्यापारी हो गए, कलाकार बंदे हो गए, है ना, बुर्जियस यानी दोस्त जो नौकरशाही हो गए, काम करने वाले, सरकारी नौकरी हो गए, सिटी वर्कर जो शहरों में काम करते थे, पीजेंट्स यानी किसान वगैरह इसके अंदर आते थे, है ना, बैगर जो भीख मांगने वाले हैं वो भी इसके अंदर आते थे, और फार्मर्स तो इसमें पीजेंट्स यानी फार्मर्स, किसान, ये सब लोग इसमें आते थे। आप अगर सही से देखोगे तो दोस्त जो थर्ड स्टेट है इसके अंदर कुछ लोग अमीर भी हैं, जैसे कि मर्चेंट्स वगैरह हो गए, ब्रिजियस वगैरह हो गए, सरकारी वर्कर वगैरह हो गए, वो तो भाई चलो ठीक है, पैसे वाले तो कम से कम कुछ तो है। वकील भी इसी में आते थे, लॉयर्स भी आते थे, IAS IPS वगैरह सब इसमें ही आते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर, तो थर्ड स्टेट के अंदर। तो थर्ड स्टेट में कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं। आगे चल के दोस्त जो थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, यानी कुछ कह सकते हो मिडिल क्लास के लोग, इन्होंने ही क्रांति की शुरुआत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो थर्ड स्टेट के अंदर जो पीजेंट्स हैं यानी किसान जो हैं, उनकी संख्या 90% है, यानी कि 90% ऐसे किसान हैं पूरे फ्रांस के अंदर जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, लैंड नहीं है। वो खेती तो कर रहे हैं, लेकिन जिस ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं वो ज़मीन भी उनकी नहीं है, वो किराए पे दोस्त इनकी ज़मीन है, वो नोबिलिटी यानी कुलीन तंत्र की, अभिजात वर्ग की, पैसे वाले लोगों की ज़मीन है। अब उस पर ये काम कर रहे हैं। अब दोस्त अब ये कितना पैसे उसको देंगे, अब ये डिसाइड करते थे। ऐसे दोस्त पूरे फसलों का 1/10 पार्ट दोस्तों दिया था, यानी कि पूरा अगर खेती होता है मान लो, तो 1
10 पार्ट किसानों को दिया जाता था, बहुत मामूली सा पैसा उनको दिया जाता था और उनको इतने में दोस्त पूरा घर वर चलाना होता था। तो कितनी बड़ी पार्शलिटी है सोसाइटी के अंदर, फ्रेंच सोसाइटी में। ये आप देख सकते हो कि जो फादर हैं दोस्त उनसे यानी कि फर्स्ट स्टेट से और जो नोवेल्टी है यानी सेकंड स्टेट, इन दोनों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो आम लोग यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं सिर्फ वही टैक्स देते थे। तो सबसे ज़्यादा जो बोझ था वो इनके ही ऊपर था और आगे चल के इन्होंने ही क्रांति करी इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कि भाई ऐसा क्यों है, सोसाइटी में समानता होना चाहिए, है इक्वलिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए और फर्टर्निटी होना चाहिए, बंधुत्व, सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहें, इक्वलिटी, सब लोग समान माने जाए, किसी को भी प्रिविलेज्ड विशेषाधिकार ना हो, स्पेशल राइट्स ना दिया जाए कि उसको ज़्यादा माना जा रहा है हमको कम माना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और लिबर्टी हो, सबको स्वतंत्रता पूर्वक सब कुछ मिलना चाहिए, उस वक्त को भेदभाव ना हो। तो दोस्त ये जो 3 चीज़ मैंने आपको बताया ये फ्रांस की क्रांति में ही उठाया गया मुद्दा है जो दुनिया भर के देशों में फैल गया। 3 चीज़ कौन कौन से हैं, यानी कि फ्रांस की क्रांति का नारा कौन सा है, कौन कौन से नारे हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। तो पहला है लिबर्टी, दैट मीन्स स्वतंत्रता, दूसरा इक्वलिटी, दैट मीन्स समानता, तीसरा फ्रेटर्निटी, दैट मीन्स बंधुत्व। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। तो ये 3 नारे फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिए गए हैं। अब दोस्त क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के जो हैं लोगों, क्योंकि जिसमें आम लोग भी आते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो भी नोवेल्टी को एंड दोस्त जो फादर हैं चर्च के, उनको जो जन्म के वेस पे हैं पैदा होते ही उनको जन्म अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो एक फादर के घर में पैदा हुए हैं, चर्च के घर में पैदा हुए हैं, प्लस दूसरा वो कुलीन तंत्र है, कुलीन यानी जो पैसे वाले लोग हैं उनके घर में पैदा हुए हैं, तो उनको विशेष अधिकार होगा, वो टैक्स नहीं देंगे। तो ये चीज़ गलत था। तो इसीलिए इन लोगों ने डिमांड रखी, अब भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि टैक्स का सिस्टम क्या था फ्रांसीसी सरकार में, यानी कि फ्रांस के अंदर टैक्स लेने का अधिकार किस किस को था। चलिए पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहले बात तो दोस्त ये है कि किसानों से टैक्स लेने का अधिकार जो कौन एरिस्टोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या हुआ भाई दोस्तों, कुलीन तंत्र, पैसे वाले लोग, उनको एरिस्टोक्रेट भी कहा जाता है, पैसे वाले लोग। अब दोस्त ये क्या करते थे, ये किसानों से टैक्स भी लेते थे, यानी कि क्योंकि इनकी ही ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं। तो जो एरिस्टोक्रेट है ये पीजेंट से क्या करते थे, टैक्स लेते थे ज़मीन पे खेती करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो चर्च के फादर हुआ करते थे तो इनको भी टैक्स लेने का राइट हुआ करता था, यानी कि ये लोगों से धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भी टैक्स लेते थे। और उसको कहा जाता था क्या दोस्त, उसको कहा जाता था टाइड। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टाइड का मतलब क्या है, तो टाइड का मतलब होता है रिलीजियस टैक्स, जो कि चर्च के द्वारा आम लोगों से धर्म का टैक्स वसूला जाता था, है धर्म के नाम पे लिए जाने वाला टैक्स टाइड कहलाता है। क्या कहते हैं, टाइड कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड जो टैक्स का नाम है वो है जो सरकार लेती थी, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष टैक्स, उसके बोलते थे टाइल। टाइल का मतलब क्या है, एन एनुअल डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो सीधे जनता सरकार को पैसा सौंपती थी जाकर। क्यों? क्योंकि ये टैक्स उस पर लगाया जाता था जिसको, मान लो किसी को कोई लैंड भूमि खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो पहली बात, या कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, है ना, उन सब चीज़ों पे ये टैक्स लगाया जाता था, जैसे कि इनकम है ना, जहाँ पे बड़े बड़े पैसा का सोर्स है ये, ठीक है। तो एनुअल डायरेक्ट टैक्स यूजली ऑन लैंड और प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइडेड अ रेगुलर सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द फ्रेंच मोनार्की, यानी कि दोस्त ये फ्रांसीसी राजतंत्र के लिए, फ्रांस के राजा के लिए एक इनकम का बहुत बड़ा रेगुलर सोर्स था जो कि सरकार को इससे मिल जाता था। ये तो दोस्त ये हो गया। एंड और भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे फ्रांस की सरकार के द्वारा लोगों पर। ये इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ये वैसे टैक्स होते हैं जो सामान पे पहले से ही लगा हुआ होता है, ये आपको जाकर नहीं पे करना होता, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आपको डायरेक्टली आपको पे करना होता है, जाकर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो जाके भरना होता है, इसमें नहीं। इसके अंदर टैक्स पहले से ही लगा हुआ है, जो भी आप सामान ले रहे हो उसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं है आप टैक्स पे कर रहे हो। जैसे ये तो ये टैक्स लगाता है इसेंशियल जो हमारे गुड्स होते हैं, जैसे नमक हो गया, इस पर टैक्स लगा हुआ ही आता है, तंबाकू वगैरह हो गया। तो
ये सब चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर में आया करता था, जो फ्रांसीसी सरकार को बहुत अच्छा खासा पैसा देता था। तो सरकार ने क्या किया, इन सब चीज़ों पर टैक्स बढ़ाते गए, टाइल बढ़ा दिया, टाइल बढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, सारे टैक्स को इंक्रीज कर दिया। लोगों की फट गई, भाई सरकार ये कर रही है, ये बर्बाद कर दी हमको क्या, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रिसोर्सेज की कमी होते जा रही थी। रिसोर्स की कमी क्यों हो रही थी? संसाधन नहीं थे। इसके भी कुछ रीजन है, चलिए ये बताता हूँ। दोस्त, जीने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। सोचो, जब जीने के लिए लोग संघर्ष करेंगे तो उस देश के हालात कितनी खराब हो गई होगी, इसका अनुमान आप इस आंकड़े से लगा सकते हो। दोस्त, 1715 के अंदर, 1715 के अंदर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 2.3 करोड़ थी, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख हुआ करती थी, है इतनी से पॉपुलेशन। लेकिन आगे चलकर कब 1789 में जब रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर, क्रांति हुई, तो उस टाइम 2.8 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 80 लाख यानी कि 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई है। देखो भाई, खाने को खाना नहीं है, कहने को टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा पैदा करने में फ्रांसीसी लोग महारत हासिल कर रहे हैं। देख लो भाई, तो इस तरीके से पॉपुलेशन लोगों ने बहुत बढ़ा दी। लोगों को पॉपुलेशन तो बढ़ा दिए हैं, आप देखो भाई, बच्चा पैदा तो आराम से कर देंगे, लो भाई मैं कर दिया आराम से, लेकिन संसाधन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था, डिक्रीज हो गया था, उत्पादन बढ़ नहीं रहा, खाने के लिए लोगों के पास फसल तो है नहीं, खाएंगे कैसे हैं? लेकिन डिमांड ज़्यादा है, उत्पादन कम हो रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। लोगों की डिमांड ज़्यादा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, संसाधन क्योंकि भाई कम है, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा, वो चीज़ बन नहीं रहा, लोग जिसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? महामारी आ जाएगी, गरीब फैल जाएगा, लोगों के पास पेट भर खाना अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? अरे क्रांति नहीं करेंगे जी। अब इसमें क्या हुआ? अब आप एक चीज़ देखिए कि फ्रांस के अंदर जो मेन फूड हुआ करता था, जिसके बिना रह नहीं सकते वो है पाव रोटी। पाव रोटी खाना ही खाना है उनको, कहीं से भी खाना है। अब फ्रांस की जो मुद्रा है लिवरे, उसकी वैल्यू इतनी घट गई कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए उनको एक झोला पैसा भर के ले जाना पड़ता था। सोच लो, यानी कि इतना सारा पैसा देंगे तो 1-2 पाव रोटी मिलती। इसको बोलते हैं करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाना, करेंसी की वैल्यू घट जाना। और इस तरीके से लोग पाव रोटी खाने के लिए तरस जाया करते थे, बेचारे को पाव रोटी नहीं मिलता था। क्यों मिलता पाव रोटी भाई? ये जो एरिस्टोक्रेट हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये किसानों या दोस्तों मजदूरों की मजदूरी ये फिक्स करते थे हैं कि काम भाई करो, पैसा हम कितना देंगे ये बताते थे, और ये उतना ही पैसा देते थे जितना दोस्त ये एक टाइम का खाना खा ले। दूसरे टाइम का दोस्त खाना खाने के लिए लोग तरस जाया करते थे। क्या करते? पैसा ही नहीं था, महामारी फैलती चली गई, गरीब इतने ज़्यादा गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अलग से टैक्स भी देना होता, अपना घर परिवार चलाने के लिए पैसा भी इकट्ठा करना होता, कहाँ से कर पाते? महामारी बढ़ती चले गई, मजदूर बेचारे दोस्त पगला होने लग गए। अब यहाँ पे देखिए भाई, महामारी को कैसे दिखाया गया। ये बंदा देखिए कितना हट्टा खट्टा मोटा हो गया है। यहाँ पे देखिए फल फ्रूट्स भी खा रहा है, साथ में चिकन भी रखा हुआ है। ये देखिए तंदूरी चिकन क्या है भाई, चिकन फुल दबा के चिकन पेल रहा है, ये तो मुर्गा पार्टी कर रहा है। और यहाँ पे लोगों देखिए कैसे भिखमंगों की तरह दोस्त लोग यहाँ पे खड़े हैं मांगने के लिए कि लाओ भाई एक आगो पीस हमको भी दे दो, कांटा गिरा दो, यहाँ पे भी हम चूस लेंगे कुछ। क्या करें भाई, कुछ नहीं मिल रहा उनको, लोग पगला गए। क्यों? क्रांति तगड़ी हो रही है, हड्डी वड्डी मांगने के लिए खड़े, उनको वो भी नहीं मिल रहा। इस तरीके से दोस्त लोग हो गए खड़े। अब कुछ करना पड़ेगा, पेट में खाना नहीं है, फ्रांस के अंदर महामारी है, राजा साला कुछ कर नहीं रहा, वो तो एक ही काम कर रहा है हवेली में बैठ के किससे वाइफ के साथ फुल मजे ले रहा है। नहीं शादी किया है लेकिन जनता पर टैक्स बढ़ाई जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत उस टाइम आ गई, कब? जब उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के लिए, यानी कि जो लोगों को स्पेशल राइट्स मिला, जब फादर टैक्स नहीं देंगे, दोस्त एरिस्टोक्रेट जो कुलीन वर्ग है वो टैक्स नहीं देंगे, इसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए। हुआ ये कि दोस्त टाइम पीरियड आया ये, जब वही 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, लेट 18th सेंचुरी। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण सारी फसलें खराब हो गई। फसलें खराब हो गई तो जो थर्ड स्टेट के कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उस स्टेट के अंदर लॉयर भी आते हैं, IAS IPS लोग, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के लोग आया करते थे थर्ड स्टेट में। हाँ, गरीब भी थे, कुछ लोग अमीर प्लस पढ़े लिखे भी थे। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हमें सोशल चेंज करना है। अब कहाँ?
फ्रांस के अंदर हमें सामाजिक चेंज करना है। यानी ये जो थर्ड स्टेट बने आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड, अब इन तीनों को हमें चेंज करना है। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने एक चीज़ तय कर लिया कि हमें अब समानता लाना है, इसलिए क्रांति स्टार्ट करेंगे और सामाजिक चेंज लाना है हमें, है इक्वलिटी लाना है। साथ ही हम इकोनॉमिक चेंज भी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। ये गरीबी का कारण बढ़ती टैक्स है, तो ये टैक्स जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, हमें इसको भी ठीक करना है। इसलिए दोस्त ये पढ़े लिखे लोगों ने कर दिया भाई, क्रांति का आगाज कर दी। इनको कहा गया मिडिल क्लास। क्या कहा गया इनको? द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। ये थर्ड स्टेट के कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, इनको क्या कहा गया? मिडिल क्लास। अब दोस्त कुछ कहानी आपको बताना है जो कि 18वीं सेंचुरी की रही, जब मिडिल क्लास के लोग उभर रहे थे, क्रांति की शुरुआत कर ही रहे थे। क्योंकि ये वही मिडिल क्लास लोग हैं जो थर्ड स्टेट के हैं, प्लस इनका दबदबा कुछ ज़्यादा है क्योंकि मर्चेंट भी हैं, व्यापारी भी हैं। क्यों? दूसरे समुद्री रास्ते हैं, समुद्र के रास्ते से ऊनी और रेशमी कपड़ों का व्यापार किया करते थे, और यही ऊंचे दामों पे अपने ही देश फ्रांस के अंदर भी कुछ बड़े बड़े लोगों को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे, तो इनको इससे फ़ायदा मिलता। साथ ही जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि इन्होंने लोगों को अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा लोगों को ये बताना स्टार्ट किया कि हमारे पास भी अधिकार है। हम जन्म के जब पैदा हुए थे तो हम सब के सब इक्वल हुए हैं, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? लोगों को बांट दिया है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे किस तरीके से लोग बटे पड़े हैं। वो दोस्त आज ना कल धर्म के नाम पे वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे दंगे पे फंगे। वैसे उस टाइम दोस्त क्या था कि चर्च के द्वारा पूरा सब कुछ रेगुलेट किया जा रहा, स्टेट और चर्च मर्ज हो गए थे। स्टेट वही करता, यानी कि राजा वही करता तो चर्च कहता था। इस वजह से पॉलिटिक्स और रिलीजन्स का मिलना देश के लोगों के लिए खतरा हो गया। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग, वकील जैसे ये सब लोग हो गए, है ना, थर्ड स्टेट के दोस्त जो मिडिल क्लास के लोग ये हो गए खड़े। इनका क्या कहना था? इनका ये कहना कि जो जन्म के ही बेस पे जो अधिकार मिल गए लोगों को, स्पेशल राइट, कि भाई अगर चर्च के फैमिली में पैदा हुआ है तो टैक्स नहीं देना होगा, अगर एरिस्टोक्रेट, अगर वो कुलीन वर्ग, पैसे वाले लोगों के घर में पैदा हुआ है तो टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए थर्ड स्टेट के ऐसे मिडिल क्लास लोगों ने ये बात कहना स्टार्ट कर दिया कि वर्थ शुड नॉट बी अ प्रिविलेज। जन्म के बेस पे हमें कोई भी विशेषाधिकार नहीं देना चाहिए, हमें तो योग्यता को मानना चाहिए। जिसके अंदर जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के अनुसार उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर एक मजदूर को भी हम उतने ही रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? मतलब कि उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना हम एक डॉक्टर इंजीनियर को दे रहे हैं, तो उनके साथ वो नाइंसाफ़ी होगी जो डॉक्टर इंजीनियर बने। एक मजदूर है, और ऐसा तो नहीं कि मजदूर को भी एक डॉक्टर या इंजीनियर के बराबर माना जाए, समझे आप? या दोस्त अगर हम ये कहें कि नहीं वो चर्च का फादर है या कोई पैसे वाले लोग हैं इसलिए उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए, और जो आम लोग हैं, गरीब हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए, तो ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। जो पैसे वाले हैं वही टैक्स नहीं देंगे और जो पैसे वाले नहीं हैं वो टैक्स देंगे। सोचो, फ्रांस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए जन्म के आधार पर ये जो भेदभाव चल रहा था इसको ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म करने के लिए पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें दोस्त फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे दार्शनिकों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने विचार से लोगों को बताना शुरू कर दिया। क्या? चलिए जानते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक और दूसरा नाम है जीन रूसो का। दोस्त रूसो और जॉन लॉक के द्वारा कुछ प्रिंसिपल दिए गए अपने बुकों के अंदर, तो आपके बुक्स का नाम प्लस जो राइटर है उनका नाम पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले बात करूंगा टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक किसकी है? ये है जॉन लॉक की बुक है। इस बुक के अंदर जॉन लॉक ने देवीय सिद्धांत की आलोचना करी है। देवीय सिद्धांत का मतलब होता है कि फादर, यानी कि जो चर्च के फादर हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को देवताओं से, गॉड से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो भगवान ने भेजा है शासन रूल करने के लिए तुम पे, तुम्हें सिखाने के लिए। तो इस चीज़ का इन्होंने तुलना है क्या किया? खंडन किया, आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड ने सबको इक्वल बना के भेजा है, जो जिसकी एबिलिटी है उसके अनुसार वो काम करेगा। तो इन्होंने देवीय सिद्धांत की बात करी, ठीक है। देवताओं ने किसी को ये कहकर नहीं भेजा कि तू जाओ भाई धरती पे, तू सबसे ऊंचा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब इक्वल है। अब अगर आपके पास एबिलिटी है तुम आगे बढ़ो, जिसके पास नहीं है वो वहीं मर खप जाएगा भाई, है यही है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्त? द स्पिरिट ऑफ लॉस। ये बुक किसकी है? ये बुक है मॉन्टेस्क्यू की।
तो इन्हीं की सेम बात, यानी कि जो जॉन लोक ने कहा कि देवीय सिद्धांत की बात कि सब इक्वल हैं, किसी को देवताओं ने ज़्यादा पावर दे के किसी को कम पावर दे के नहीं भेजा। अब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसी की सेम बातों को आगे मॉन्टेस्क्यू ने बढ़ाया। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है द स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर कि अब हमें क्या करना चाहिए कि जो राजा के पास पूरे हम सारा पावर राजा को दे देते, सभी पावर राजा के पास है, तो वो आराम से डिक्टेटर यानी कि तानाशाही कर सकता है। इसलिए हमें सब कुछ राजा को ना देकर हमें शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए इसने थ्योरी दिया मॉन्टेस्क्यू ने डीओपी का। डीओपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसमें? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट। कार्यपालिका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशरी। तीनों में शक्तियों को बांट दो क्योंकि यही तीन पूरे देश को रेगुलेट करते हैं। विधायिका मतलब होता है पार्लियामेंट, जहाँ पे संसद लोग बैठ के कानून बनाते हैं। कार्यपालिका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो देश के सरकार बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तीसरे हो गए तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो पार्लियामेंट्री और जो एग्जीक्यूटिव ने मिलकर जो कानून बनाया है उसको जांच करना कि संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये जांच कौन करेगी? जुडिशरी। अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं तो उसको कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट यानी कि और थर्ड है जुडिशरी। ये तीनों ने मिलकर देश को चलाना है। इसलिए इन तीनों को ही शक्तियों को बांटना चाहिए, तीनों अपने जगह पे इंडिपेंडेंट हो। दोस्त, इसकी सिद्धांत को सबसे पहले जब अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में, तो उसने इस सिद्धांत को एडॉप्ट किया अमेरिका ने। मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉस की जो बात अभी मैंने आपको बताई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात, सबसे पहले अमेरिका ने अडॉप्ट कर लिया। हाँ भाई, ये बात तो सही कह रहा है, शक्ति को बांट देना चाहिए। अब दोस्त, इसलिए अब आगे चल के क्या हुआ, फ्रांस के अंदर भी इसी बातों का जोर देने लग गए लोग, और न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, सभी जगह प्रचार प्रसार स्प्रेड करने लग गए। लोगों में अवेयरनेस फैलाने लग गए कि जागरूक हो, राजाओं ने अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया है, इनसे बचने के लिए लोग क्रांति करेंगे। सब लोगों को बताने स्टार्ट कर दिए, लोगों में जोश आना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्स तो आए दिन बढ़ता जा रहा था, और टैक्स जितना ज़्यादा बढ़ता, क्योंकि फिर से एक अफवाह फैल जाती कि सरकार टैक्स बढ़ाने वाला है, सरकार टैक्स बढ़ाएंगे, सरकार ये करेगा, राजा टैक्स बढ़ाएगा, लोग वैसे भाग जाते हैं। तो टैक्स बढ़ना एक मेन रीज़न हुआ फ्रांसीसी क्रांति का। अब दोस्त हम बात करेंगे, अब होगी टैक्स के वजह से, है टैक्स के इंक्रीज होने की वजह से फ्रांस की क्रांति। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत, आखिर बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन किस तरीके से हुई, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ था उस दिन जब लोग इकट्ठे हो गए, कर दिया क्रांति और लुई सोलबा की कर दी ऐसी तैसी। आखिर ऐसा हुआ क्या था? चलिए अब आपको बताता हूं मैं। दोस्त, अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि लुई 16 यानी कि लुई सोलबा किस तरीके से टैक्स पे टैक्स लागू किया जा रहा था, है जनता बेहाल थी। क्यों? पैसे कहाँ से देगी सरकार को, टैक्स कहाँ से भरेगी? 2 वक्त की रोटी बच्चे तो पाल नहीं पा रहे, जनता कहाँ से पैसा लाएगी? लेकिन दोस्त, वो फिर भी माने ना, टैक्स पे टैक्स लागू किया जा रहा। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये लुई 16 कर कैसे रहा था। दैट मीन्स वो कोई भी नया कानून बनाता था टैक्स के रिगार्डिंग, या कोई भी नया टैक्स के लागू करने के लिए कानून बनाना है, तो वो कैसे बनाता था उसको। हम पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए दोस्त, जब भी लुई 16 को कोई भी नया कानून बनाना है टैक्स के रिगार्डिंग, या कोई भी नया टैक्स लागू करना है, तो उसको स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। तो स्टेट जनरल की बैठक मीटिंग के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं उन सबकी परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी कोई भी न्यू टैक्स का रूल इम्प्लीमेंट हो सकता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ जो बैठे हुए मेंबर हैं वो परमिशन नहीं देंगे? दोस्त, राजा की ही चलती थी, आराम से परमिशन मिल जाती थी। कहानी को हम यूँ समझते हैं कि 1614 में लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी स्टेट जनरल की, और इसके बाद 5 में 1789 को इसकी मीटिंग बुलाई गई। 89 वही टाइम पीरियड है दोस्त जब आंदोलन चल रहा है, क्रांति की आग जल रही है, जब तक मज़ा नहीं आता जीने में, आग ना लग जाए सीने में, लोगों के अंदर दोस्त ज्वाला उठेगी। क्यों? क्योंकि भाई अब 5 मई 1789 को जो मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग के अंदर भी इसी बात को लेकर बुलाई गई है कि एक नया टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे, एक नया टैक्स लागू करेंगे। जनता पगला गई, जनता बेहाल, ये क्या बात है भाई, कैसे लागू कर देंगे, हैं? तो जनता बहुत ऐसी हो गई। अब जनरल जो है यानी स्टेट जनरल जो है असेंबली है, इसके अंदर कौन कौन से लोग बैठे होते हैं, यानी दोस्त कौन से लोग इस असेंबली में बैठे हुए हैं, वो लोग कौन से स्टेट से हैं। यानी आपको पता है कि फ्रांस को 3 स्टेट में बांटा गया है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट।
तो फर्स्ट स्टेट से कितने मेंबर होंगे, सेकंड से कितने, थर्ड से कितने, चलिए पहले ये जानते हैं, तभी हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेट है और जो सेकंड स्टेट है, यानी फर्स्ट वाला पादरी वाला और सेकंड जो है वो एरिस्टोक्रेट, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लैंड्स के जो मालिक हैं, भूमि के मालिक हैं, जो किसानों से खेती करवाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका इस असेंबली के अंदर, यानी कि स्टेट्स जनरल के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बचेगा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में से 600 मेंबर होते हैं टोटल, किसमें, इस असेंबली के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस तरीके से ये असेंबली बन जाती है। इस असेंबली के अंदर फार्मर्स यानी किसानों को और वुमेन को पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं दिया गया था, ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन दोस्त जब ये 5 मई 1889 को जब ये मीटिंग बुलाई गई तो लगभग 40,000 ऐसे लोग जो फार्मर्स और वुमेन थे, उनको पार्टिसिपेट करने का राइट तो नहीं था, लेकिन उनकी डिमांड्स को लेटर पे लिखकर इस असेंबली में भेजा गया था ताकि उनकी डिमांड को उठाया जा सके। दोस्त, एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट जनरल, यानी कि स्टेट जनरल के रूल के अकॉर्डिंग एक वोट पर कैटेगरी के लोगों को देना होता था, यानी कि 1 वोट होता था पादरी का भी, 1 ही वोट होता था एरिस्टोक्रेट का भी, यानी कि जो क्या है कुलीनबर्ग, एंड 1 वोट होता था जो आम, यानी जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं। अब ये पूरा अपने कैटेगरी का 1 वोट देगा, ये पूरे, यानी कि दोस्त से आपको जो फर्स्ट स्टेट है उसमें मान लो कि 20,000 लोग हैं, तो 20,000 का 1 ही वोट देगा इस मेंबर का 1 बंदा। इसके अंदर कितने बंदे क्यों ना हो, 1 ही वोट देगा वो, 1 वोट। 1 वोट भी इतने सारे लोग, 600 लोगों का भी वो 1 ही वोट होगा, सोच लो, है, क्योंकि अभी देखा हमने। अब देख लो भाई, इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी कि ये बंदा 300 लोगों का 1 वोट देगा, ये बंदा भी 300 लोगों का 1 वोट देगा, और ये इसमें 600 लोग हैं भाई इसके अंदर तो, और ये 600 लोगों में से एक बंदा, यानी कि 1 ही वोट काउंट किया जाएगा, 1 वोट 1 वोट 1 वोट, ये रूल कहता है दोस्त। लेकिन इस रूल को लोगों ने मना कर दिया, नहीं अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या कहा दोस्त, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने डिमांड करी कि एवरीवन इन द असेंबली हैड द राइट टू वोट, यानी कि हर एक बंदे को 1 वोट का राइट होना चाहिए, यानी कि 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, सिंगल बंदे को सिंगल वोट का राइट मिलना चाहिए। इससे क्या हुआ दोस्त, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आ गया। अब होगा ये, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लो कि 300 लोग हैं तो एक एक बंदा करके 300 वोट डालेगा, इसमें भी एक एक बंदा करके 300, इसमें 600 बंदे हैं थर्ड स्टेट के अंदर, तो एक एक करके 600 लोग वोट डालेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक इंसान वोट देता है, ऐसा नहीं है कि 600 लोगों का एक ही बंदा 1 वोट देगा, 300 लोगों का एक ही बंदा 1 वोट देगा, ये थोड़ी डेमोक्रेसी थोड़ी है ये। तो अब जो इन्होंने डिमांड करी भाई थर्ड स्टेट के लोगों ने कि नहीं भाई, अब जो राजा लुई 16 अब तक चलाता आ रहा था हम नहीं मानेंगे, वो हम मानेंगे डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल, जिसमें 1 मैन 1 वोट, हर एक बंदे को 1 वोट मिलना चाहिए। यहीं से निकल कर आया डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल। इसी बात को रूसो ने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उठाया और इस मुद्दे को तमाम लोगों तक फैलाना स्टार्ट किया, स्प्रेड करना स्टार्ट किया। लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में समझा, सोचा नहीं सच पे ये तो हमारे कंट्री में भी होना चाहिए, 1 मैन 1 वोट, एक एक बंदे को वोट ही का राइट होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ जाएगी। क्योंकि अब तक क्या है, फार्मर्स को एंड वुमेन को तो पार्टिसिपेट करने का राइट ही नहीं है, प्लस दोस्त जो बिलो 25 है, यानी कि जिनकी एज 25 साल से कम है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो टैक्स पेयर नहीं है, जो सरकार को टैक्स नहीं देते, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सोच लो भाई, तो ये पार्टिसिपेलिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेटिव इंडोर टेनिस कोर्ट्स। अब हुआ ये, जब इन्होंने कहा थर्ड स्टेट वाले मेंबरों ने, सारे ने 600 लोगों ने मिलकर कि नहीं 1 मैन 1 वोट होना चाहिए, लुई 16 भड़क गया, नहीं हम नहीं मानते ये, ऐसे कैसे, जो सिस्टम चला रहा है वही चलेगा। ये क्या किया दोस्त, थर्ड स्टेट वाले ने निकल गए, असेंबली से निकल के बाहर भाग गए, नहीं चलो हटे, हमें लुई 16 से बातें नहीं करनी। अब इन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने मिलकर अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बना ली। अभी दोस्त जो जनरल स्टेट जनरल जो था उसके अंदर सभी लोग जो बैठ रहे थे 300 600 प्लस, अब वहाँ से 600 लोग निकल गए, यानी कि जो थर्ड स्टेट के बंदे थे वो निकल गए। अब उन्होंने मिलकर अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली, प्रतिनिधि सभा बना ली। अब इस प्रतिनिधि यानी कि दोस्त राष्ट्रीय आप सभा कह सकते हो,
ठीक है। अब इस राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली के अंदर जो 600 लोग शामिल हुए थे थर्ड स्टेट के, अब उन्होंने कहा कि अब हम ही सरकार हैं, हम बनाएंगे कानून। यानी कि जब तक अब नेशनल असेंबली ही इस फ्रांस को चलाएगी, जब तक सरकार संविधान के अंडर में ना आ जाए या राजा संविधान बनाने के लिए राजी ना हो जाए, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी राजतंत्र नहीं होगा। अब दोस्त इस तरीके से नेशनल असेंबली बन गई और इसकी मीटिंग बुलाई गई कब? 20 जून 1789 को। कहाँ पे बुलाई गई दोस्त? इंडोर टेनिस कोर्ट्स के अंदर। ये देख लो भाई सारे बैठे हुए, ये मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग को जो रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो नेतृत्व किया, लीडरशिप किया, वो क्या दोस्त? किसने? मिराबियो और आवेसिये। मिराबियो और आवेसिये। दोस्त मिराबियो पेशे से एक कुलीन था, यानी कुलीन वर्ग में इसका जन्म हुआ था, एरिस्टोक्रेट के अंदर इसका जन्म हुआ था। लेकिन विडम्बना देख भाई, ये भाषण बहुत अच्छा देता था, इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों को ये प्रमोट कर रहा था। नहीं, जो तृतीय स्टेट के लोग हैं वो ये इसमें शामिल हो गया, नहीं ऐसे लोगों को प्रमोट करना है, ठीक है दोस्त। एंड आवेसिये बेशक चर्च वाले घर में, यानी कि फादर वंश में जन्म हुआ था इसके सब दोस्त फादर थे, चर्च के मेंबर थे, लेकिन फिर भी ये थर्ड स्टेट के लोगों को प्रमोट करने के लिए आया। और इसने क्या किया है दोस्त? पादरी होते हुए थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट किया और इसने बुक लिखा तीसरा स्टेट क्या है। और इस बुक के द्वारा इसने समानता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी। तो दोस्त मिराबियो और आवेसिये ने अपने जोशीले भाषण से लोगों में एक जागरूकता जगा दी, हम बेशक कुलीन हैं लेकिन हम थर्ड स्टेट के साथ हैं। दोस्त आवेसिये ने भी कहा हम बेशक पादरी हैं मैं, लेकिन मैं थर्ड स्टेट के साथ है। ये दोस्त इसने कहना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से जिस टाइम अब क्या हो रहा है कि नेशनल असेंबली सोच रही कि अब संविधान हम खुद बनाएंगे अपना, रूस टीस्टिंग जाए बाहर में, उसकी स्टेट जनरल जाए बाहर में। लो भाई अब हो गया है, आ गया मजा। अब हुआ ये कि नेशनल असेंबली संविधान बनाने में बिजी हो गई, खुद का संविधान बनेगा अब तो। और जब ये संविधान बना रही थी दोस्त नेशनल असेंबली, उस टाइम बहुत तगड़ी क्रांति चल रही थी फ्रांस के अंदर, बहुत तगड़ी क्रांति। इस रेवोल्यूशन के भी कुछ रीजन थे। पहला रीजन था क्योंकि जो क्रॉप्स है वो पूरी खराब हो चुकी थी, हैं बारिश के कारण दोस्त ये पूरी फसलें खराब हो गई थी, लोग भूखे पेट मर रहे थे। और उनका पसंदीदा क्या था, है बताया था ना आपको मैं, पाव रोटी। खाया ना ये सुबह चाय के साथ, खाया ना पाव रोटी, ये फ्रांस के लोग बहुत खाया करते थे। इनको ये पाव रोटी भी नहीं मिल रही थी, बेचारे लंबे लंबे लाइन में लगे हुए थे। महिलाएं लंबी लंबी लाइन में लग के पाव रोटी लेके लेने जाती थी, उनको ये मिलता नहीं था। इतने में आया इनका गुस्सा और ये दीवार दुकान सब तोड़ दिया। हट तेरी ऐसी की तैसी, दुकान सब तोड़ डाला। इतने गुस्से में आकर 14 जुलाई का दिन था, है 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस नगर में, है पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। एनसीईआरटी बुक उठाना, उसमें देखना हिंदी में क्या लिखा है, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। यही दोस्त आतंक का माहौल था, यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। अब आपको समझ में आया क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? टैक्स भी इसका रीजन था, महामारी, गरीबी, भूख, देख रहे हो ना, पेट में जब इंसान खाना नहीं होता ना बहुत उछलता है, वो क्रांति कर देता है। यही ये दोस्त मेन रीजन कि लोग इतना तड़प रहे थे खाने के लिए भी, पाव रोटी का रेट बढ़ता जा रहा था। कर दी क्रांति और दिन आ गया 14 जुलाई 1789 का, जब बास्तिल का किला तोड़ दिया गया और सारे हथियार कब्जे में कर लिए गए और आगे सब कुछ है आम लोगों के हाथों में आ गया अब तो। लेकिन दोस्त अफवाह ये फैल चुकी थी, जो एरिस्टोक्रेट हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनने पहाड़ों पे लठैल बुला लिए हैं, लुटेरे बुला लिए हैं, लुटेरे बुला लिए पहाड़ों पे। किस लिए बुलाए उन्होंने? कि ये भाई ये बंदा जाएगा और किसानों के फसलों को खराब कर देगा। जनता को पता चल गया, अच्छा तेरी ऐसी एरिस्टोक्रेट पैसे वाले हैं कुलीन वर्ग, क्या करेंगे उसका? अब ये एक एक करके क्या करेंगे, कुदाल से, बेल्चों से उसके जो भी दोस्त कुलीन वर्गों के जो अन्न भंडार है उसको फोड़ डालेंगे, उसके किलो को फैक्ट्री को तोड़ डालेंगे। टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि जो किसानों को टैक्स पे करना था, उसको जला डालेंगे। जला दिया उसको, ले लो टैक्स ले लो, ऐसे की तैसे कर देंगे तुम्हारा, बाबा जगह ठुल्लू ले लो, सब कुछ जला डाला। एंड जितने भी कुलीन थे जिनका भूमि पे मालिक हुआ करते थे, वो जो किसानों से खेती करवाया करते थे, वो ये सब चीज़ देख के भाग गए, या तो आस पड़ोस के देशों में जाके बस गए या मारे गए, बहुत दूर भाग गए, ऐसे की तैसे ही कर दी उनकी। और दोस्त आगे चल के लुई 16 ने जो नेशनल असेंबली
स्टेट जनरल की सभा से बाहर निकल कर बनाई गई थी 600 लोगों के द्वारा। इसको लुईस 16 ने रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि मान्यता दे दी, नहीं भाई सही है, भाई नेशनल असेंबली सही है, हम इसको मानते हैं भाई। इसकी फट गई, इसकी ऐसे की तैसी हो गई। ये देखो लो भाई, है कैसा लगता है यार, तो है कैसा लगता है भाई, इसकी ऐसी की तैसी। उसके बाद हुआ ये कि नेशनल असेंबली किसने मान्यता दी, आगे चल के नेशनल असेंबली में पावर आ गई, नहीं अब तो संविधान बनाएंगे। वह क्यों? क्योंकि राजा को संविधान के अंडर लाएंगे। आगे चल के दोस्त हुआ ये कि संविधान भी बन गया और राजा लुईस 16 संविधान के अंडर में आ गया। अब राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया। पहली बात दोस्त, नेक्स्ट क्या है? राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, स्पेशल राइट जो मिला हुआ था, किसको? अरे किसको मिला हुआ था? फादर को मिला हुआ था। एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो कुलीन वर्ग हैं उनको मिलता कि वो टैक्स नहीं देंगे, उनसे वो राइट छीन लिया गया। अब फादर भी चर्च देगा, एरिस्टोक्रेट यानी कि जो भूमि का मालिक है, जो लैंड का ओनर है, उसको भी अब टैक्स देना पड़ेगा। दोस्त ये हुआ। एंड जो चर्च के पास जितनी बड़ी भूमि थी चर्च के नाम पे, उसको भी छीन ली गई। अब उसको भी छीनने के बाद दोस्त हुआ ये आगे चलकर कि इतनी सारी संपत्ति सरकार के पास आई कि इन सबको जोड़ने के बाद है सरकार के पास लगभग 20 अरब लिवरे पैसा हो गया। कितने हो गए? 20 अरब लिवरे उसके पास पैसा आ गया। अभी मैंने दोस्त कुछ देर पहले आपको बताया था कि फ्रांस के पास 10 अरब लिवरे का कर्ज हो गया था अमेरिकन वॉर यानी कि अमेरिका को आज़ाद करवाने टाइम में। 2 अरब उसके पास पहले से चल रहा था, तो टोटल 12 अरब लिवरे का उस पर कर्ज था। लेकिन 20 अरब लिवरे उसके पास अब आ गई। उसने अपना कर्ज भी तोड़ा, ब्याज भी दिया। प्लस दोस्त अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ठीक आई, क्योंकि दोस्त अब जो सिस्टम चला रहा था सामंतवादी सिस्टम, फ्यूडलिज्म, जिसके अंदर राजा ऊपर होता था, फिर सामंत होते थे, फिर आम लोग होते थे। अब यहाँ पे थोड़ी जो डिस्क्रिमिनेशन उसको कम करने की बात की जा रही है कि राजा को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ला के आगे अब राजा भी कानून के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो लोग कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। दोस्त इस तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, फ्रांस भी एक राजतंत्र बन गया। क्या बन गया? राजतंत्र बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। दैट मीन्स अभी तक फ्रांस क्या था? प्राचीन राजतंत्र था, एंशिएंट मोनार्की था, जो प्राचीन से यानी पुराने टाइम से जो चला आ रहा था वही सिस्टम। लेकिन अब क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। अब संविधान के तहत वो राजा बनेगा, यानी कि वो अब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे नियम, ऐसे रूल्स जिसके अकॉर्डिंग एक देश को चलाया जाता है। आप लूडो खेलते हो, गेम खेलते हो, तो लूडो में नियम होता है कि भाई 6 से गोटी खुलेगी, उसके आगे तो उसके आगे गोटी मार देंगे हम, है तमाम कुछ नियम होते हैं। अगर वो नियम ना हो, रूल्स ना हो, तो गेम खेले जाएंगे। खो खो खेला है, छुपन छुपाई खेला है, तो सबके अपने अपने नियम होते हैं। वैसे दोस्त देश को चलाने के भी नियम होते हैं। उस देश को चलाने के नियम को एक बुक में लिखा जाता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी, कोई ऐसा तो उसको ये सज़ा मिलेगी, कोई कानून ऐसा लागू होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके पावर्स क्या होंगे, इन सब की बताने वाली एक बुक होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था अब फ्रांस। ये दोस्तों बनते ही क्या हुआ है, 1791 में फ्रांस में एक नया संविधान पूरा बन के तैयार हो चुका था, पूरा स्ट्रक्चर उसका बनकर तैयार हो गया था। और इस तरीके से इस संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से दिया गया और राजा भी इसके अंडर में आ गया है। तो अब नेशनल असेंबली के ऊपर ये पूरा जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब वो पूरे देश के संविधान को बनाएगी। और नेशनल असेंबली इस चीज़ को करने में लगी भी गई, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। जो प्रीएम्बल होता है उसका स्टार्टिंग के कुछ पेजेस तैयार हो गए थे, उसके पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था, आप कह सकते हो आप। एंड इसके तहत ये हुआ, यानी कि नेशनल असेंबली जो संविधान बनाया कब, 1791 में, उसके तहत क्या हुआ, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द किंग, यानी कि जो किंग है उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया। यानी कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, तो आप ये बता सकते हो कि उसके पावर्स को लिमिट कर दिया गया। किसके पावर को? राजा के पावर को लिमिट कम से कम कर दिया गया। और डीओपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर्स को बांट दिया गया। अब सारी पावर राजा के पास नहीं है, बल्कि इसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। पहला दोस्त एग्जीक्यूटिव पावर, जिसके अंदर कानून बनाने वाले आते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, जहाँ पे कानून को बनाया जाता है। जुडिशियल पावर, जो कानून बना है उसको देखने वाले, जुडिशियल ब्रांच, यानी कि जांच करने वाले कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, नियम के अकॉर्डिंग है या
नहीं। अब दोस्त इस तरीके से ये फ्रांस का पूरा स्ट्रक्चर हो गया 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट के बाद। हुआ क्या, सबसे पहले दोस्त यहाँ पे जज है, ठीक है, उसके बाद है हमारे है एग्जीक्यूटिव यानी कि जुडिशरी हो गया, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखिए भाई, जज के अंदर पता है जो जज माइनोर जज जो कानून जो बना है उसको जांच करते हैं। तो सबसे पहले कौन है, जज वगैरह हमारे जो जुडिशरी पावर हो गया। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं किंग यानी कि राजा, और राजा के जो मंत्री हैं मिनिस्टर्स वो आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, क्योंकि ये कानून को बनाने वाले होते हैं, दैट मीन्स यही कानून को बनाते हैं और ये लेजिस्लेचर के साथ मिलकर उसको लागू करवाते हैं। लेजिस्लेचर मतलब नेशनल असेंबली दोस्त, जो 600 लोगों ने मिलकर बनाया था, याद है ना, थर्ड स्टेट वाले बंदों ने मिलकर बनाया था इसको। अब उसके अंदर 745 मेंबर हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर आते हैं, लेजिस्लेचर जिसके अंदर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में 745 मेंबर है। नेशनल असेंबली का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता था, दैट मीन्स जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती थी, जनता पहले कुछ लोगों को चुनती थी और जो जिसको जनता ने चुना है वही अब नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे। एग्जांपल देता हूँ आप सभी को मैं, मान लो दोस्त एक्टिव, पहले आप इस तरीके समझो, जो लोग वोट डाल सकते हैं वो कुछ लोगों को चुनते थे जिनको इलेक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। अब यही इलेक्टर्स यहाँ के मेंबर को चुनते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, यानी कि दोस्त जनता, मान लो ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, पब्लिक सीधे नेशनल असेंबली के मेंबर को नहीं चुनती है, पब्लिक पहले चुनती है इलेक्टर्स को, अब इलेक्टर्स चुनते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि फ्रांस के अंदर पब्लिक यानी जो सिटीजन है उनके 2 टाइप्स थे, यानी कि जनता 2 प्रकार की थी। एक वो जिसको हम एक्टिव सिटीजन कहते हैं, सक्रिय नागरिक कहते हैं, जो वोट डाल सकती है। सक्रिय नागरिक मतलब जो वोट डाल सकती है, जिसके अंदर इंटाइटल टू वोट, वोट का अधिकार आता है। और दोस्त ये वो लोग थे जो कि टैक्स पेयर थे, जो टैक्स सरकार को कर देते थे, टैक्स देते थे। दोस्त हिंदी में टैक्स को कर कहा जाता है, हिंदी में टैक्स कहा जाता है। और ये लगभग दोस्तों 4 मिलियन थे अपनी टोटल पॉपुलेशन की, दैट मीन्स 2.8 करोड़, यानी कि 28 मिलियन की पॉपुलेशन में 4 मिलियन ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, हैं, वोट देने लायक थे। बच गए पैसिव सिटीजन जो वोट नहीं दे सकते थे, यानी कि नो वोटिंग राइट्स, जिसके अंदर लगभग 3 मिलियन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन आते थे। साथ ही वो लोग जिनकी एज 25 साल से भी कम है वो भी लोग पैसिव सिटीजन्स में आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यानी कि एक्टिव सिटीजन मिलकर इलेक्टर्स का चुनाव करते थे और इलेक्टर्स नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे, और यही नेशनल असेंबली मिलकर कानून बनाती थी। और दोस्त नेशनल असेंबली का जो कंट्रोल है वो किंग के ऊपर भी होता था और मिनिस्टर्स के ऊपर भी होता था, यानी अब किंग बिना नेशनल असेंबली के मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब दोस्त अब ये है, अब किंग के ऊपर नेशनल असेंबली कह सकते हो दोस्त, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था, कानून बनाने वाली सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, उसका कंट्रोल हो गया। मेकिंग का कॉन्स्टिट्यूशन, अब दोस्त बात आती है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की, जहाँ पर दोस्त नेशनल असेंबली के अंदर संविधान बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन इस संविधान के अंदर 25 साल से ऊपर ही के लोग वोट डाल सकते थे, 25 साल से कम के लोग वोट नहीं डाल सकते थे। यहाँ पे जब ये इम्प्लीमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस संविधान के अंदर कुछ नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स के बारे में बताया गया, जो लोगों के ऐसे राइट्स हैं जिनको कभी छीना नहीं जा सकता, जिसमें दोस्त राइट टू लिबर्टी यानी कि जीवन का अधिकार, RTL मतलब राइट टू लिबर्टी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट दोस्त RTS यानी कि राइट टू स्पीच यानी कि भाषण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ मैं, उसका अधिकार भी तो होना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्या था, EBL है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। EBL मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के नज़रों में सभी लोग बराबर हैं, इसका मतलब है। तो दोस्तों ये 3 राइट्स ऐसे राइट माने गए कि इंसान को ये नेचुरली मिला है, हमने नहीं दिया, यानी कि उसके पास जीने का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है, और कानून के नज़रों में सब बराबर हो, सरकार के नज़रों में सब बराबर हो, ये शुरुआत से ही है। इस चीज़ को दोस्त द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नाम से जाना गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन
दैट मीन्स राजतंत्र का होगा अब खात्मा और अब आएगा गणतंत्र की स्थापना। दैट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक इन फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर से राजतंत्र खत्म हो जाएगा। राजतंत्र जिसका मतलब होता था राजा का शासन, राजा मर गया ना तो इसका बेटा राजा बन जाएगा, वो मरेगा तो उसका फिर बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन कोई चुनाव नहीं होगा, बिना चुनाव के राजा बनते जाओ, वाह बेटा ये क्या है? लेकिन इस सिस्टम को लोगों ने नकार दिया और अब आएगा गणतंत्र। गणतंत्र, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन है, रूल ऑफ पीपल। लोग वोट डालेंगे, लोगों के द्वारा वोट डाली गई और लोग जो चुन कर आए हैं, जो जीते हैं, वो देश पे शासन करेंगे। जब लोग चाहे उनको हराएंगे, जब लोग चाहे उनको जिताएंगे, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट या देश का सबसे सुप्रीम जो पोस्ट है, सर्वोच्च जो पद है, उसका चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा होता हो, बाय द पीपल ऑफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहानी कुछ यूँ है हमारी कि ये गणतंत्र आया कैसे और राजतंत्र समाप्त यानी राजतंत्र खत्म कैसे हुआ। देखो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल असेंबली के द्वारा पास किया गया और लुई 16 ने उस पर सिग्नेचर भी किया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये परेशान तंग हो गया, इसको कि नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का हमें नहीं मानना है। मज़ा नहीं आ रहा था इसको, क्योंकि इसको लिमिट, इसकी पावर को लिमिट कर दी गई थी। इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया के राजाओं से गुप्त रूप से संधि कर ली, एग्रीमेंट, उनसे बात करनी स्टार्ट करी। भाई सुनो, फ्रांस के अंदर अटैक करवा दो, मरवा दो इन्हें, ऐसे कि तैसे कर दो, हम मेरा जीना हराम कर रहे हैं। लुई 16 ने कहना स्टार्ट कर दिया। और सोचो फ्रांस से बाहर या पर्सा से, ऑस्ट्रिया, पर्सिया भी इसको कहते हैं, जो कि जर्मनी का ही पार्ट बना के चलते हैं दोस्त, इनसे हेल्प मांग रहे हैं। और इन्होंने सोचा चल भाई ठीक है, जो इतना कह रहा तो कर देगा, तेरी हेल्प क्या जा रहा है यार हमारा। ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने ऐसा कह दिया। इन्होंने कहा कि चलो अगले महीने अप्रैल में गर्मी का महीना आने वाला है, हेल्प कर देगा तुम्हारी, है चलो लुई 16 मान कर देंगे हेल्प। लुई 16 ने बोला चलो ठीक कर देना हेल्प। दोस्त इतने में ऑस्ट्रिया पर्सिया अपनी सेना को भेजते ही है, पता क्या हुआ, नेशनल असेंबली को पता चल गया कि अच्छा बेटे हैं ऑस्ट्रिया पर्सिया ऐसे ही तैसे करेंगे, हमारी अटैक करने वाले लोग। नेशनल असेंबली ने बिल पास कर दिया, प्रपोजल पास कर दिया कि वो ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे अटैक करना है। दोस्त ये अटैक करते ही करने ही वाले थे कि जब तक नेशनल असेंबली के बिल पास करने के बाद ही फ्रांस की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया और पर्सिया पर अटैक कर दिया। दोस्त इन सेनाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए गांव से बड़ी मात्रा में लोग आए थे और ऑस्ट्रिया और पर्सिया को युद्ध में ऐसे की तैसे करते। जब युद्ध के अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाती है ना दोस्त, पावर 4 गुना बढ़ जाती है। और यही हुआ दोस्त रोजेट डी लाइल के द्वारा, ध्यान रखना इसका नाम रोजेट है डी लाइल, इसके द्वारा दोस्त जो समय गीत लिखे गए, जो रचित किया गया मार्सिले, दोस्त मार्सिलेस आगे चल के इसका नाम रखा गया। और यही चल के दोस्त आगे चल के ये फ्रेंच का नेशनल एंथम बना। ये जब भी कहीं लोग फ्रांसीसी लोग जाते तो नेशनल एंथम को गाते तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती। तो नेशनल एंथम एक पावरफुल पावर देता है हमें, ठीक है। तो मार्सिले आज भी राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, ठीक है। तो मार्सिले कहा जाता है फ्रेंच की नेशनल यानी कि फ्रांस की नेशनल एंथम को। तो दोस्त जब भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना नेशनल एंथम क्या है फ्रांस का, मार्सिले। क्या नाम है, मार्सिले, ठीक है। मार्सिलेस के स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा इसको सबसे पहले मतलब कि प्रचार प्रसार किया गया, तभी से दोस्त इसको मार्सिलेस या मार्सिले के नाम से जाना गया और आज इसको मार्सिले कहते हैं। चलिए आगे चल के दोस्त जो ये युद्ध हुआ, ये जो वॉर हुआ ऑस्ट्रिया पर्सिया के साथ, ये जो वॉर हो रहा है, इसमें सारे आपको पता है कि सारे जो मेल हैं, जो पुरुष हैं सोसाइटी के, उन सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया इसके अंदर। युद्ध में हानि भी बहुत हुई, लेकिन सारे जो पुरुष वगैरह हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर गए। अब जब सारे पुरुष शामिल हो जाएंगे तो सारा जो घर बार का जो सामान है दोस्त, जो घर को रेगुलेट करने के लिए भाई पैसा तो चाहिए होते हैं, तो सारा भार महिलाओं के ऊपर आ गया, क्योंकि उनके हस्बैंड तो चले गए युद्ध लड़ने के लिए। अपने आप ही दोस्त कंपलसरी लोग पहुंचने स्टार्ट हो गए, अब महिलाओं के ऊपर सारा बोझ आ गया। तो इकोनॉमिक दोस्त जो हार्डशिप है ये महिलाओं ने अब झेलना स्टार्ट कर दिया और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ मैं कि महिलाओं का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। दोस्त आगे चल के ये हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 वाला, उसको लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया, फ्रांस के लोगों ने ही, कि ये जो संविधान है ना 1791 वाला, ये बातचीत नहीं है इसके अंदर,
क्योंकि ये जिसके लिए बनाया गया था, यानी कि गरीब लोगों को भलाई करने के लिए, वो ऐसा हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ अमीरों का संविधान बन के रह गया। इसलिए इस संविधान को हटा हुआ, मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर दोस्त। इसीलिए आगे चल के क्या हुआ, गरीब लोगों ने, मजदूर, किसान, मोची, सिलाई करने वाला, सब ये सब लोगों ने मिलकर, पेस्ट्री बनाने वाला, बेकरी वाला, सब लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया। इसी को दोस्तों ग्रुप को पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल क्लब के नाम से जाना गया। और एक ऐसा क्लब बनेगा, बहुत बड़ा क्लब बनेगा, जिसमें सारे लोअर क्लास के लोग, ऐसे क्लास जो काफ़ी गरीब लोग थे, ऐसे लोगों ने मिलकर अपना एक क्लब बनाया और उस क्लब को कहा गया जैकोबिन क्लब। क्या कहा गया, जैकोबिन क्लब। अब यहीं से एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है फ्रांस के अंदर। दो जैकोबिन क्लब जो कि दोस्त गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज, उनके ऊपर एनालाइज और उनके ऊपर बात करने के लिए आपस में लोग बैठकर एक मीटिंग करते थे जैकोबिन क्लब के अंदर। तो दोस्त एक क्लब एक जगह का नाम है, जिसे आप देख सकते हो। तो जैकोबिन क्लब में लोग बैठकर ही पॉलिटिकल रूप से बात करते थे, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या वो जो काम कर रही है वो हमारे फ़ायदे के लिए है या नहीं। तो इन सब टॉपिक को चर्चा की, यानी डिबेट किया करते थे। तो जैकोबिन क्लब ये है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से अब आगे चल के क्या हुआ कि जो फॉर्मन कॉन्वेंट ऑफ दोस्त क्या थे दोस्त, सेंट जैकोब थे, इनके ही नाम से तगड़ा सीन बैठ गया। महिलाओं का बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया गया और दोस्त इसके अंदर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ से क्या होता है, आगे चल के एक एक करके जैकोबिन क्लब के अंदर जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन अपनी बढ़ाई और उन तमाम मुद्दों को उठाना स्टार्ट किया जो सोसाइटी के हर एक इंसान को अफेक्ट करता है। गरीबी, बीमारी, महामारी, दोस्त महंगाई, इन सब जैसों को इन्होंने मुद्दे को उठाया और आगे चल के क्या हुआ है, मुद्दा जिसका डर था वही हुआ। देखो सबसे पहली बात तो मैक्सिमिलियन, यानी कि दोस्त ये जो जैकोबिन क्लब है इसका जो लीडरशिप कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है दोस्त मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये वही बंदा है जब लुई 16 को फांसी दे दी जाएगी तब ये वहाँ का ताकतवर नेता बनकर उभरेगा और इसका राज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो तो रोबेस्पियर ने क्या कहा, अभी आपको मैंने बताया कि जो पूरा जैकोबिन जो क्लब है उसका पूरा जो लीडर है वो रोबेस्पियर है। अब ये रोबेस्पियर इसको जैकोबिन क्लब को लीडर कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर में सारा काम होगा दोस्त। ये वही है मतलब कि जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के मामले में आपने सुना हो, तो इसका मतलब आपको बता देता हूँ दोस्त। एक जो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है मेरे दोस्त, कॉन्वेंट का मतलब होता है कि मान लो कोई धार्मिक इमारत है, यानी कि धर्म के लिए वहाँ पे कोई काम, जैसे कि चर्च हो गया या कोई भी धर्म के लिए कोई इमारत है, तो उसके लिए कॉन्वेंट वर्ड को यूज किया जाता था। तो इसीलिए इस बंदे ने क्या किया, रोबेस्पियर ने तमाम चर्च वगैरह इन सब भूमि को ख़त्म करो भाई, इनको दफ्तर बना दो, चर्च वगैरह सबको ख़त्म कर दिया गया। अब सब जो चर्च थे पहले अब वो दफ्तर बन गए हैं, सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस बन गए। यहाँ से दोस्त ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है भाई, शोकुलात का मतलब क्या होता है, शोकुलात का मतलब क्या होता है भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्त जब भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, घुटना तक है। शोकुलात का मतलब होता है रंग, देख लो आप कैसे दोस्त पहने हुए हैं, ऐसी पतलून है जो कैसी हो, उनमें दोस्त डोरी टाइप में दिखती हो, लाइनिंग वाली देखते हो ना। देखो वहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा हो तो साफ मैं क्लीन दिखा सकता हूँ आपको, वरना आप इमेजिन करना अगर आपने पहनी हो कभी तो लाइनिंग वाली होती है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे तक होती है, पूरी आपकी जो पैर है वो पूरा ढक देता है। ये लोगों ने पहनकर क्रांतियाँ करनी स्टार्ट करी, सोसाइटी में पहनकर प्रचार करना स्टार्ट किया। कौन, जैकोबिन क्लब वाले लोग। क्यों, क्योंकि अब तक ब्रेचेस यानी कि घुटने तक कपड़े पहनकर, जैसे कुलिनबर्ग लोग, पैसे वाले लोग, एरिस्टोक्रेट वाले लोग, ब्रेचेस यानी कि घुटने तक कपड़े पहन के रहते थे। तो अब नई प्रथा स्टार्ट हुई शोकुलात की, ये फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड यूज किया गया है, जो कि ऐसी पतलून जो डोरी वाली है, यानी कि लंबी लाइनिंग वाली, बिल्कुल नीचे तक ढककर। इसे कोई सिंबल ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना गया, यानी कि ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया गया लोगों के द्वारा, ये प्रतीक है स्वतंत्रता का। आगे चल के दोस्त क्या हुआ, वो इस वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। कब, 1792 के अंदर। 1792 के अंदर दोस्त बहुत तगड़ी महंगाई बढ़ गई, अनाज का संकट आ गया, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो खाली पेट वो क्या करेंगे हैं,
हड़बड़ाएंगे भाई, खाली पेट इंसान क्या करता है, मरता इंसान क्या नहीं करता। क्रांति करनी स्टार्ट कर दी। अब आगे चल के दोस्त रेड डाल दी, कहाँ पे, ट्यूलेर्स के अंदर, ट्यूलेर है 10 अगस्त को। जब यहाँ पे दोस्तों रेड डाली गई तो यहाँ का मेन मकसद जो था वो ये था कि किसी भी तरीके से लोगों को उन समस्याओं से छुटकारा दिलवाना है जो लोग अब तक फेस करते आ रहे हैं। अगर दोस्त अभी आप इस चीज़ को देखोगे कि ट्यूलेर के महल, दोस्त ये महल काफ़ी बड़ा था जिसका नाम था ट्यूलेर का महल, यानी कि पैलेस ऑफ ट्यूलर्स। यहाँ पे 10 अगस्त को यहाँ पे दोस्त हमला किया गया, और हमला करने के बाद इन सभी जगहों पे जो राजाओं की हेल्प क्या करते थे, यानी कि जो राजाओं के सुरक्षा गार्ड थे, उन सभी को हटा दिया, मार दिया गया। और दोस्त जो राजा है, किंग्स फैमिली जो है, यानी कि लुई 16 की जो फैमिली थी, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। यानी कि लुई 16 की जो फैमिली है उनको जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पे लुई 16 कहाँ है, अब जेल में चला गया है, ठीक है। और अब वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग में जो भी लोग हैं मैन, यानी कि जो पुरुष है, जो 21 साल के ऊपर की एज है, उनको राइट टू वोट दे दिया गया, यानी कि अब वोटिंग वो कर सकते हैं। एंड दे हैड द राइट टू वोट वेदर दे हैड प्रॉपर्टी और नॉट। अगर उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, संपत्ति उनके पास है या नहीं है, फिर भी वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पुरुषों को अधिकार दे दिया गया, ठीक है। क्लियर है, एनी डाउट? एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, मज़ा तब आता है पढ़ने में जब पढ़ाने वाला थोड़ा जोश के साथ बताता रहता है, और आपको भी मज़ा आना चाहिए चाहे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो जितने पुरुष हैं उनको अधिकार दे दिया गया, लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, तो 21 साल के ऊपर सभी लोगों को वोटिंग का राइट दिया गया जो पुरुष है, मेल है। हाँ, अब क्या होता है दोस्त, जो नेशनल असेंबली यानी कि जो असेंबली है उसका नाम कन्वेंशन कर दिया गया, कन्वेंशन उसका नाम कर दिया गया। अब इसके बाद जब चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, तो एंड में जाके 21 सितंबर को 1792 को 21 सितंबर है, कब, 21 सितंबर 92, यानी कि मैं फिर से दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के अंदर ऑफिशियल रूप से, ऑफिशियली जो मोनार्की सिस्टम चला आ रहा था, जो राजतंत्र चला आ रहा था, उस राजतंत्र को ख़त्म कर दिया। अब राजतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री। ये फ्रांस क्या है, अब एक गणतंत्र है जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। और लुई 16 को एक देशद्रोह के मामले में जेल में डाल दिया, यानी कि वहाँ की जो कोर्ट है, फ्रांस की कोर्ट ने लुई 16 को देशद्रोह कह दिया। देशद्रोह का मतलब होता है जो देश से या सरकार से विश्वासघात करे, जो देश को धोखा दे। तो देशद्रोह के मामले में लुई 16 को जेल में डाल दिया। इसने काफ़ी अत्याचार किए भाई लोगों पे, तो इसकी बारी तो आएगी जेल में डालने की, जेल में डाल दिएगा। और दोस्तों एक बंदा था गुलेटिन, इसने एक आरी बनाई थी। इस आरी को बनाने के लिए वो जो तकनीक यूज किया गया, बड़ा भयंकर तकनीक था। अभी दोस्त मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है गुलेटिन। इसने एक आरी बनाई थी जिसको गुलेटिन की आरी कहा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्त, फांसी की जो कोर्ट है, क्योंकि लुई 16 को जेल में डाल दिया गया था, कोर्ट ने आदेश दिया कि देशद्रोह के मामले में लुई 16 को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ओ पगला गया लुई 16। अब दोस्त देखो, जो काम बुरा करता है उसका अंत भी बुरा होता है। अब क्या हुआ दोस्त, लुई 16 को इस तरीके से देखो, किस तरीके से है, ये देखो बेचारा कैसे लेटा हुआ है यार, कैसे लेटा हुआ है। इसको इस तरीके से लेटाकर यहाँ पे देखो, दो तरीके से लक्कड़ होती है, एक ये होता है और एक इस तरीके से होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आरी होती है, क्या होती है, आरी होती है जो बहुत पेनी होती है। इस बंदे ने क्या, ये बंदा यहाँ पे खड़ा होता है जो जल्लाद टाइप में होता है, इस रस्सी को ये छोड़ देगा और ये आरी धड़ाक सा के इसके गर्दन पे गिरेगी, वो गर्दन इसके धड़ से पूरी को अलग हो जाएगी। इसको बोलते हैं गुलेटिन की आरी। तो इस आरी से ही लुई 16 को फांसी दे दी गई। दैट मीन्स उसका धड़ सर अलग कर दिया गया, यानी कि उसका जो सर है धड़ से अलग कर दिया गया। देख लो, गर्दन काट दी गई, उसके धड़ा सर कलम कर दिया गया उसका। इस तरीके से क्या हुआ, लुई 16 का अंत हो गया। लेकिन दोस्त इसको फांसी दी गई थी 21 जनवरी कब, 1793 को इसको फांसी दे दी गई। और इसकी वाइफ जो काफ़ी सुंदर थे यार, लुई 16 के मरने के बाद ही, यानी कि जैसे इसका गर्दन काटा गया, गला उसका काटा गया,
उसका भी असर वही हुआ जो लुईस स्टेइन का हुआ, यानी कि दोस्त जो एंटोनियट है उसकी वाइफ, उसका भी कुछ सालों बाद ऐसे ही असर हुआ जो लुईस स्टेइन का हुआ। बहुत बुरा अंत हुआ। इस तरह के दोस्त लुईस स्टेइन खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना हो गई। और जो जैकोबिन क्लब का दोस्त जो लीडर था, जो उसको लीडरशिप कर रहा था, कौन, रोबेस्पियर, ये वहाँ का शासक बन गया। चुनाव हुआ था, ये वहाँ का शासक बन गया। अब ये रूल कर रहा है। लेकिन दोस्त रोबेस्पियर शासक तो बन गया, लेकिन साला ये भी कम नहीं निकला। सत्ता आई क्या, तानाशाही चलाने लग गए हैं, बाप बन के साले। ये तो हुआ क्या, आतंक का राज फिर से स्टार्ट है, रीजन ऑफ टेरर। दोस्त 1793 से लेकर 94 में रोबेस्पियर ने कंट्रोल और लोगों को दंड देने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जो बहुत कठोर थी। जैसे अभी आपको बताता हूँ। देखो, रोबेस्पियर ने कहा कि जो गणतंत्र, जो हमारा रिपब्लिक सिस्टम है ना, उसके अगेंस्ट में कोई भी होगा, चाहे वो कुलीन यानी एरिस्टोक्रेट्स हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पैसे वाले लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, उस लोगों को दोस्त पकड़कर कोर्ट में पेश करेंगे, जेल में डाल देंगे। और पेश करने के बाद दोस्त इसने एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट बना रखी थी। इस कोर्ट के द्वारा उसको वो सज़ा सुनवाता था। हाँ चलो भाई फांसी दे दो इनको, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अगेंस्ट में। और उस सिस्टम के अगेंस्ट में होने वालों को सेम जैसे लुईस स्टेइन को फांसी दी गई थी, दूसरा रोबेस्पियर क्या करता था, उन लोगों को इस तरीके से फांसी भी, यानी कि गर्दन पे गर्दन काटे जा रहा था। आतंक का माहौल बना दिया था इसने भी। मतलब कि कुलिनबर्ग कुछ भी अगेंस्ट में बोलता, कुछ भी बोलता, अरे दोस्त साले को फांसी दो इसको, ला इसका गर्दन काटो साले, गर्दन काटने स्टार्ट। आतंक का माहौल बन गया, लोगों में डर दहशत पैदा हो गया। भाई रोबेस्पियर इतना गरीब बंदा, जैकोबिन क्लब को इसलिए लीडरशिप क्या था, नेतृत्व क्या था, गर्दन काटने के लिए। लोगों में एक अलग ही सी पहच हो गई, मतलब कि दोस्त एक दहशत फैल गया। इसकी पॉलिसी कुछ ऐसी भी रही, इसने कहा जो मजदूरी और जो कीमत है ना प्रोडक्ट की, सामानों की, वो अब मैं तय करूँगा। कितने चीज़ों पे, यानी कि कोई सामान कितने दाम पर बिकेगा, अब रोबेस्पियर बताएगा। है, देखो उसके एरोगेंट घमंड। इसने ये भी कह दिया जो वाइट फ्लोर, यानी दोस्त जो बिल्कुल देखा है आपने, मैदा काफ़ी महंगा हुआ करता था, तो ऐसे चीज़ों को खाना लोग बंद करते। अब लोग व्हीट फ्लोर, यानी दोस्त गेहूं से बने आटा खाएंगे। अब गेहूं से पहले आटा बनाओ, पिसवाओ, आराम से खाओ। लेकिन अब ये आटा नहीं खाना, क्योंकि दोस्त ये महंगा पड़ता था। तो रोबेस्पियर ने लोगों को ये भी कह दिया है। और जो चर्च वहाँ पे चले आ रहे थे, उन चर्च को ख़त्म कर दिया। चर्च नहीं होंगे अब, ख़त्म चर्च वगैरह। इसने चर्च तक को ख़त्म कर दिया। जो इसकी भूमि थी, इस चर्च की ज़मीन को इसने ऑफिस बना दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट आएंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वो आएंगे, अपना काम धंधा करेंगे। लो भाई, चर्च भी इसने ख़त्म कर डाले। आगे चल के दोस्त डायरेक्टरी शासित फ्रांस ये हो गया। इसका मतलब क्या है, चलिए समझाता हूँ मैं आप सभी को। तो जो जैकोबिन गवर्नमेंट चल रही थी दोस्त अभी तक, तो अभी क्या हुआ कि जैकोबिन गवर्नमेंट, क्योंकि रोबेस्पियर के द्वारा ये सब चल रहा था काम, लेकिन संकट आ गई, लोगों ने विद्रोह करने स्टार्ट किया, कोलैप्स हो गया। अब जैकोबिन जो गवर्नमेंट चली आ रही है वो भी ख़त्म हो गई, यानी कि जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म। अब क्या होगा, मिडिल क्लास, सबसे मिडिल क्लास के लोग हैं, अब ये खड़े होंगे, अब ये पावर में आ जाएंगे। मिडिल क्लास के लोग दोस्तों पावर में जैसे ही आए, तो इन्होंने क्या किया, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते, ये सिस्टम लागू कर दिया। और इस सिस्टम को लागू करने के बाद वोटिंग से उनको मना कर दिया, भाई जो प्रॉपर्टी लेस में वोट नहीं दे सकते। और आगे चल के जो मिडिल क्लास के लोग, जो गवर्नमेंट जिन्होंने बनाया है वो आम लोग ही थे, बट वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, जो कानून को बनाती है, जहाँ बैठ के लोग कानून बनाते हैं। लेकिन इसने 2 बनाई, और साथ ही 5 मेंबर वाली एक एग्जीक्यूटिव टीम बनाई, जिसको डायरेक्टरी अपॉइंटेड करते थे, यानी कि उसको डायरेक्टरी कहा गया, जो कि दोस्त एक सेना के रूप में भी जाना जाता है ये डायरेक्टरी। ठीक है, ये 5 मेंबर वाली हुआ करती थी। और इसको इसलिए बनाया गया ताकि एग्जीक्यूटिव में अगर एक बंदा होगा तो उसकी तानाशाही हो सकती है, इसलिए एक डायरेक्टरी होना चाहिए जो डायरेक्ट करेगा लोगों को, यानी कि डायरेक्शन देगा, और उसका डायरेक्टर में ही सब कुछ काम होगा, ये बना देगा। दोस्त इसी का डायरेक्टरी का ही फ़ायदा उठाकर आगे चलकर नेपोलियन इतना बड़ा महान शासक बना और एक तानाशाही में बदल गया उसकी महानता है। दोस्तों एक डायरेक्टरी था वो, आगे चल के वो तानाशाही बन गया।
समझे दोस्त। तो इस तरीके से नेपोलियन का उदय हुआ। जब नेपोलियन का राइज कैसे हुआ इसको मैंने समझाया हुआ आप सभी को क्लास 10th के अंदर। जब 10th में आओगे तो पढ़ना आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें बताया है, ठीक है। तो दोस्त इस तरीके से अब ये सारी घटनाएं हुई। तो दोस्त रोबेस्पियर का भी अंत हुआ है, वैसे हाल वही हुआ तो पहले होता आ रहा है। ये भी साला तानाशाही कर रहा था, ख़त्म किया गया। अब क्या होगा कि रोबेस्पियर के बाद ख़त्म जैसे हुआ दोस्त, तो मिडिल क्लास की सरकार आ गई। उन्होंने टू रूप से यानी कि 2 तरीके से काउंसिल को डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और डिवाइड करने के बाद डायरेक्टरी एक अपॉइंट भी कर दिया, जिसका फ़ायदा उठा के आगे चलकर नेपोलियन का उदय हुआ। इसका नेपोलियन का जो आगे चल के दोस्त 1804 से लेकर 1815 तक पूरे फ्रांस का शासक तो बना, लेकिन पूरे यूरोप को जीत लेने की ये इच्छा रखता था। ये चाहता था कि पूरे यूरोप के अंदर में शक्तिशाली शासक बन जाओ, और ये ऐसा हुआ भी। लेकिन आगे चल के दोस्त 1815 में वाटरलू में आल्प्स की पहाड़ी में ये मारा गया। दैट मीन्स पकड़ा गया, और इसके बाद इसका अंत बहुत बुरी तरीके से हुआ दोस्त। कैंसर से मरा था ये, भूखे प्यासे उसको बीच में छोड़ दिया गया था ठंड के महीने में। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्लास 10th आगे पढ़ोगे। अगर आप अभी सुनना चाहते हो नेपोलियन की कहानी तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्या द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बाय मनीष वर्मा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। चलिए अब दोस्त हमें ये समझना है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी ये, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति थी ये, जब महिलाओं का इसमें कंट्रीब्यूशन था या नहीं था, क्या महिलाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, या महिलाओं पे इस क्रांति का इम्पैक्ट पड़ा या नहीं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। देखो सबसे पहली बात बताया जाए आपको तो महिलाएं इस रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थी। जो थर्ड स्टेट्स की महिलाएं थी, जैसे कि फर्स्ट स्टेट की तो महिला पादरी से थी, फुल अमीर। सेकंड स्टेट है कुलीन एरिस्टोक्रेट्स, वो भी अमीर थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट में भी अमीर और गरीब दोनों थे, लेकिन जो गरीब थे जैसे कि दोस्त वो काम सिलाई का काम करते थे, है ना, एंड सब्जी बेचा करते थे, या थोड़ा छोटा मोटा घर का भी काम प्लस ये भी काम किया करते थे। और इसी के साथ दोस्त बच्चों को पालना, बच्चों को देखना, या बाहर जाके पाव रोटी लाना, लंबी लंबी लाइनों में लाइन लगाना, ये सभी काम महिलाओं का एक तरफ से माना जाया करता था। एंड बच्चों की परवरिश करना, ये सब महिलाओं का एक तरफ से काम दे दिया गया था। लेकिन दोस्त महिलाओं ने भी अपनी पॉलिटिकल रूप से एक्टिवनेस दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। अब वो काम क्या था, इन्होंने दोस्त क्या किया था कि पूरे फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल रूप से क्लब बनाए, जैसे जैकोबिन क्लब था ना, वैसे सेम इन्होंने भी अपने क्लब बनाए थे, जहाँ पे महिलाएं बैठकर पॉलिटिकल रूप से अपनी बातचीत करती थी कि सरकार क्या कर रही है, क्या वो सही, महिलाओं के लिए क्या और अच्छा हो सकता है। लगभग 260 क्लब इन्होंने पूरे भारतवर्ष में बना रखा था, 60 क्लब, जिसमें सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, एंड दोस्त यहाँ पे लगा लेना एंड रिपब्लिक वुमेन। इन्होंने दोस्त इस सबसे फेमस ये क्लब है। इस क्लब का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव था, डिमांड था, वो था ट्रीट मैन एंड वुमेन इक्वल पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। महिलाएं हो या पुरुष हो तो दोनों बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने बात उठाया। और इनका ये कहना था कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस संविधान के अंदर महिलाओं को पॉलिटिकल राइट नहीं था, उनको वोटिंग का राइट नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको एक पैसिव सिटीजन माना गया था। कौन सा है? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, उनको वोटिंग का राइट ही नहीं दिया गया। तो महिलाओं को ये बहुत फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल रूप से तो उनको हमेशा से इग्नोर किया गया है। एंड में जाके कुछ यानी देखा जाए तो जैकोबिन यानी कि जो रोबेस्पियर थे, यार देखो जैकोबिन के जो लीडरशिप कर रहे थे, तो उनके ही द्वारा कुछ क्रांतिकारी स्टार्टिंग में सुधार किए गए थे। वो तो टेरर का टाइम आ गया बाद में चल के, लेकिन कुछ सुधार जरूर किए गए, जिसमें स्कूल्स खोले गए फ्रांस के अंदर स्पेशली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए भी। साथ ही एंड ये भी बिल पास किया गया कि डू नॉट फोर्स वुमेन टू मैरी। अब महिलाओं को कोई फोर्स नहीं करेंगे उनके पिता या घर वाले की तुम्हें उसी से शादी करनी जैसे घर वाले कहे, ये चीज़ ख़त्म कर दिया गया। महिला अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। वाह क्या बातचीत है, काश आज भी ऐसा हो, घर वाले मांगे जैसे हमारी शादी हो और हो जाए, यार क्या बात है। एंड दोस्त लीगलाइज कर दिया गया डाइवोर्स को, जो भी चाहता है डाइवोर्स ले सकता है, उसकी मर्जी है अपनी, है ना। एंड वुमेन कलाकार बन सकती थी, पेंटिंग कर सकती थी, तो छोटे मोटे काम व्यवसाय करना, ऑक्यूपेशन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्त दिक्कत उस टाइम पे आई थी जब रोबेस्पियर ने क्या कर दिया था, आतंक का माहौल बना दिया था, टेरर
रीजन्स जब इसने क्रिएट कर दिया था तो उस टाइम काफ़ी सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, कई सारी महिलाओं तक पे अत्याचार किए गए थे। तब जाके महिलाओं ने यानी वुमेन्स ने वोटिंग का राइट का डिमांड उठाया और दोस्त आगे चलकर 1946 में जाकर देख लो भाई, 1946 में जाके महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला। इतना स्ट्रगल करना पड़ा दोस्त महिलाओं को, इवन नॉट फॉर फ्रांस, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के अंदर ये संघर्ष देखने को मिला है। इंडिया दोस्त इतना खूबसूरत कंट्री है, जब अपनी आज़ादी के ही टाइम पे महिलाओं को भी पुरुष को भी, भारत के हर एक इंसान को, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वेशभूषा, चाहे उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, सबको वोटिंग का राइट दिया गया। तो इतना महान कंट्री आपको सिर्फ भारत में ही मिलेगा देखने को, ठीक है। हाँ, तो दोस्त अब जाके 1946 में जाके महिलाओं का वोटिंग राइट मिल गया, ठीक है। तो महिलाओं का क्रांति में भी योगदान रहा, क्योंकि दोस्त जब भी युद्ध के टाइम पुरुष चले जाते थे युद्ध करने के लिए, जैसे जब ऑस्ट्रिया पर्सा पे अटैक करते तो सारे पुरुष चले गए थे, मेल चले गए थे, तो फीमेल ही तो बची थी। तो सभी ने घर को संभाला, इकोनॉमी को भी बूस्टअप किया भाई, उन्होंने अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। काम धंधे रुके ना, क्योंकि पुरुष तो चले गए भाई सारे युद्ध लड़ने के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ों को संभालने पे अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब एक चीज़ दोस्त जो काफ़ी बड़ी चीज़ है यार, वो है दास प्रथा का उन्मूलन, यानी कि दास प्रथा को भी ख़त्म किया गया, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एक सामान है, मान लो कि मैं सामान लेता हूँ, ये देखो ये मेरे एसी का रिमोट रखा हुआ है ना, ये बुक है, एंड ये भी एक और हमारे स्मार्ट बोर्ड का रिमोट है। ये सामान क्या है, ये लगेज है, यानी गुड्स कह सकते हो आप इसको। आप मार्केट जाके इसको खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। वैसे ही सेम एज इट इज लोगों को भी खरीदा और बेचा जाना जबरन जबरदस्ती दास प्रथा यानी कि स्लेवरी कहलाता है। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, लोगों को गुलाम बनाकर खरीदना और बेचना और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना। ऐसे काम दोस्तों काफ़ी मेहनती वाले माने जाते थे। तो इन स्लेवरी का सिस्टम को स्टार्ट करना, जैसे कि अमेरिका में भी रहा, दोस्त ब्रिटेन में भी रहा, तो फ्रांस में भी रहा। ये क्या करते थे ना, जैसे कि इनको काम करवाना है, तो जैकोबिन क्लब ने तो यार एक अच्छा काम किया था। कुछ अच्छे कामों में इसके ये भी काम गिना जाता है कि इन्हें दोस्त दास प्रथा को ख़त्म किया था, ठीक है। हाँ, लेकिन जो दास प्रथा थी फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी तगड़ी थी। तो इसके लिए क्या था कि भाई दास प्रथाओं का चलन, सस्ते मजदूर, सस्ते गुलाम मिल जाए, जैसे कि अफ्रीकन सी निग्रो जाति के काफ़ी सारे दास प्रथा यानी दासियों को लेकर यहाँ पे आते थे, उनसे काम करवाते थे। काम क्या, तो चीनी की खेती करवाना, चीनी मिलों में गन्ना बनाओ फिर चीनी बनाओ, चीनी बनाना, कॉफ़ी बनाना, समझे दोस्त। तो चीनी और कॉफ़ी ये तमाम इन सब चीज़ों के लिए नील की खेती, इंडिगो की खेती के लिए पता है आपको यार कि हाथें कैसे ख़राब होती है, ज़मीन भी बंजर बन जाती है, इंडिगो। तो चीनी, कॉफ़ी और नील दैट मीन्स इंडिगो, इन तीनों की खेती के लिए फ्रांस के अंदर तमाम, जैसे कि ट्रायंगल कहाँ से, पहले दोस्तों अब देखा जाए कि इस तरह देखें हम तो अफ्रीका से भी, इंग्लैंड कहाँ से, अमेरिका से भी और यूरोपियन कंट्री से भी, तमाम जगह से भी, कहाँ पे, तो डायरेक्टली फ्रांस के अंदर स्लेव्स को लेके आया जाता था, जहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था। तो जो नैंट्स और बोर्दे दोस्त, ये पोर्ट का नाम है, ये बंदरगाह का नाम है, जो कि काफ़ी फेमस बंदरगाह है ये, जहाँ से स्लेव्स को खरीदा जाता था और बेचा जाता था और यहीं से फ्रांस के अंदर लाया जाता था। तो ये नैंट्स एंड बोर्दे, ये पोर्ट का नाम है। तो इसी वजह से नैंट्स और बोर्दे की दोस्त कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे और इसका विकास तेज हुआ। ये समृद्ध एक शहर बन गया, सिटी बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम बड़ा तेजी चल रहा था, बहुत तगड़ा काम चल रहा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम यूरोपियन कंट्री से, अफ्रीका से और अमेरिका से बड़ी मात्रा में दो दासों को खरीदा और बेचा जाता था। ज़बरदस्ती इनके हाथों को बांध दिया जाता था, चैनों से, कड़ियों से बांध दिया जाता था और कोड़े इनको मारे जाते थे, बहुत मारा जाता था। ज़बरदस्ती दोस्त इनसे काम लिया जाता था, है इन कुलीनों के द्वारा, राजाओं के द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। आगे चल के दोस्त नेशनल असेंबली के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, चर्चाएं की गई, डिबेट किया गया, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं निकला और इनके मामले में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर जब 1794 का टाइम आया, उस टाइम जाके लॉ ऑफ इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यानी कि स्लेव्स जो गुलाम हैं, जिनको गुलाम बनाकर बेचा और खरीदा जा रहा है अब तक, उनको भी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। उनको भी अधिकार है कि उनके साथ अत्याचार ना किया जाए, वो भी एक इंसानी है।
तब जाके दोस्त 1794 के अंदर फ्रांस में इनको आज़ादी मिल गई। लेकिन 94 के बाद ठीक 10 साल बाद 1804 में जैसे ही आ गया नेपोलियन 1804 में, तब जाके दोस्त इसने फिर से दास प्रथा को लागू कर दिया, स्लेव सिस्टम लागू कर दिया। फिर से लोगों को गुलाम बना के उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, उनको किसी और देश में बेच देना, किसी और देश से हमारे देश में ले आना, ये सिस्टम दोस्त इसने फिर से लागू कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। और दोस्त देखा जाए तो अफ्रीका के निग्रो दोस्त जाति के लोग जिनको बहुत बड़ी मात्रा में फ्रांस लेकर आया गया था, ज़बरदस्ती काम करवाया गया था, तो बहुत ज़्यादा। आगे चल के दोस्त स्लेवरी वाज कहाँ पे है? 1848 में जाकर फ्रांस में टोटली क्या हो गया है? एब्लिश्ड यानी कि ख़त्म कर दिया गया, डैट मीन्स समाप्त कर दिया गया। 1848 में जाके एंड हुआ दास प्रथा, स्लेव्स का। आगे चल के दोस्त एक पॉइंट है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, द एंड ऑफ सेंसरशिप। देखो 1789 में सबसे पहला बड़ा काम था वो था सेंसरशिप को ख़त्म करना। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या जो भी पत्रिकाएं, जो लेटर, जो भी छपेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट होगा। गवर्नमेंट, सरकार जो कहेगी वही होगा। सरकार के अगेंस्ट में जो जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था। लेकिन सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया। तो अब इंसान की अपनी मर्जी है, वो सरकार की क्रिटिसाइज भी करे, आलोचना भी करे, जो चाहे वो छाप सकता है। ठीक है दोस्त। आगे चल के क्या हुआ कि नेपोलियन आ गया। कब? 1804 में। आते ही इसने दास प्रथा लागू कर दिया। लेकिन कुछ अच्छे काम किए जिससे ये है ना, देख रहे हो शकल देखो, स्टार्टिंग कुछ इसने ऐसे अच्छे काम किए कि लोगों का मसीहा बन गया। ये तो लोगों को लगेगा कि नेपोलियन तो बड़ा अच्छा बंदा है यार। क्यों? क्योंकि भाई इसने देश की सुरक्षा के, फ्रांस की सुरक्षा के लिए काम किया और अपने आप को इसने फ्रांस का सम्राट, राजा डिक्लेयर कर दिया। और इसने ऐसी प्रणाली, दशमलव प्रणाली, कौन सी? दशमलव, डेसिमल सिस्टम इसने इंप्लीमेंट किया, जिसको नापतोल की सबसे भयंकर प्रणाली कही गई। वो यही कि दोस्तों से नापतोल की जो प्रणाली है, डेसिमल है, दशमलव प्रणाली, वो फ्रांस की ही देन है। एंड दोस्त इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति है लोगों की, अपनी खुद की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको सिक्योरिटी दी। लोग इससे खुश हो गए, बहुत बड़ी बात है भाई। और देखते देखते लोगों के मन में हीरो बनने लग गया भाई। फ्रांस का शासक नेपोलियन तो भाई हीरो है। लेकिन बाद में जाके पता चला, जब इन्हें लोगों पे अत्याचार करने कहीं स्टार्ट कर दिए, घमंड में आकर है हमले करवाने स्टार्ट कर दिए लोगों पे, तो लोगों को लगा नहीं साले ये तो हमलावर है, ये तो आतंकवादी है भाई, हमलावर है, ये तो हमला करता है। ये तो लोगों में इसकी अब जो परिस्थिति थी, जो इमेज थी, वो खराब हो चली गई, डाउन होती चली गई। और आगे चल के दोस्त यही वो फ्रांस है जिसने दुनिया को 3 चीज़ों का पाठ पढ़ाया। वो था इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। तो ये तीनों के द्वारा, इन तीनों नाराओं के द्वारा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, दुनिया के तमाम कंट्री के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से ये चीज़ सीख मिली कि जब एक लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के साथ हम किसी भी चीज़ को लड़ सकते हैं। दोस्त इसी की सेम चीज़ जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो गांधी जी के वो डिटर्मिनेशन ही थी, वो दृढ़ शक्ति ही थी जिसने साध्य और साधन के राह पे चलते हुए भारत को आज़ाद करवाया। और भारतवासियों ने भी अपनी इस दृढ़ प्रतिज्ञा से कि आज़ादी चाहिए हमें, आज़ादी ग्रहण करी। और दोस्त दास्ता की मुक्ति का जो पाठ पढ़ाया है फ्रांस ने, आगे चल के दुनिया का तमाम कंट्री ने भी दास्ता को क्या दास बनाना गैर कानूनी, इलीगल घोषित कर दिया। और इस तरह के दोस्त फ्रेंच रेवोल्यूशन से भारत के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय काफ़ी प्रभावित हुए। तब जाकर दोस्त जैसे कि हम देखें तो दास प्रथा खत्म करवाने राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन रहा, बाल विवाह खत्म करवाने का कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये सब देखा जाता है दोस्त। इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा आज ये चैप्टर चल रहा था, टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब जाके ये ख़त्म हो जाता है। चलिए भाई, बहुत बड़ा टॉपिक मुझे लगा ये। आपने अगर एंड तक इस वीडियो को देखा है मेरे साथ अब तक, तो मुझे लगता है कि आपका पढ़ाई में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और आज मेरी ये वीडियो काफ़ी सक्सेस साबित होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो पूरा आपका प्यार मिलने वाला है। मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को सब जगह शेयर करोगे, ताकि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो इस नज़रिए में देखता है कि नहीं यार कैसे तैयारी करेंगे, समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आएगा। दोस्त हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है क्लास 9th में हो CBSE बोर्ड के अंदर, SST हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th NS बोर्ड के अंदर हो, तो दोस्त आपका भी ये चैप्टर है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक को आपको सब जगह से ये करना है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, बहुत मेरे को मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप चाहते हो ना
मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो मेरी एक हेल्प करोगे। प्लीज़ इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, शेयर का लिंक कॉपी करो, अभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ और सब जगह शेयर करो। चैनल पे नए हो क्या चैनल पे आप, तो यहाँ पर रेड बटन का बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मेरी जितनी भी वीडियोस है जैसे ही आएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। लाइक करना, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे लगे कि नहीं यार आपकी वीडियो पसंद आई है, लाइक कर रहे हो आप। मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा। दोस्त इस टॉपिक का जो नोट्स है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। दोस्त अब ये मैंने ठाना है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। मुस्कुराते हुए दिल की गहराई से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।